आज का क्लास स्टार्ट करें हम सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। पिछली कोई नहीं क्लास आया सर अभी। अभी नहीं आया बेटा, अभी मनीष जी आया, देवेंद्र जी आ गए हैं। अच्छा जी ठीक है। हाँ, वॉइस आ रही देवेंद्र आपको? वॉइस आ रही है देवेंद्र आपको क्या? म्यूट पे हैं या फिर नेटवर्क का हो सकता है, कभी कभी वॉइस भी आती है वापस जाती है, हो सकता है। आपको लेना है सर, आप ले लीजिए। आप करोगे? वॉइस आ रही देवेंद्र आपको? मनीष, किरण, वॉइस आ रही मेरी प्रॉपर? यस सर यस सर। सर वॉइस आ रही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। मनीष, अब हमने जो पिछली क्लासेस में किया था, मिक्की एक क्लास नहीं ले रहा, आप नहीं ले रहे, दिक्कत हो जाएगी बेटा फिर पास होने में। बात को समझो, आपका पेपर एमसीक्यू है। जो क्लास ले नहीं रहे हो, सोचो एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो आपको पहले से नॉलेज उस चीज की, समझो मेरी बात को बेटा आप सब। तो समझ रहा हूँ सर, कंटिन्यू करते हैं। श्योर। ठीक है ना? सीमा ने डेली क्लास लिया, पता नहीं आज नहीं आई सीमा, वैसे डेली क्लास लिया सीमा ने, एक भी क्लास नहीं छोड़ी। अब देखो, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है आपका बेसिकली क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, मैं उसको फिर से याद दिला रहा हूँ मनीष, आपके लिए खास करके। वॉइस आ रही देवेंद्र आपको? देवेंद्र वॉइस आ रही है? नहीं आ रही लगता देवेंद्र वॉइस। छोड़ो, कोई नहीं। हमने पिछली क्लास में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ा था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से पहले हमने क्या क्या चीजें कवर अप की थी? हमने सिविल प्रोसीजर कोड कवर किया था। सिविल प्रोसीजर कोड में क्या होता है? बेसिकली आपका एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें आप अप्लाई करते हो, किसके लिए? कोर्ट हियरिंग के लिए। ठीक है ना मनीष? अब कोर्ट हियरिंग के लिए समन, वारंट, री एप्लीकेशन, रीजॉइंडर, सेट ऑफ काउंटर क्लेम, ठीक है ना, अपील, रिवीजन, रिव्यू, ये सारी चीजों को हमने कवर अप किया था किसमें? सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड होने से पहले हमने क्या किया था? एविडेंस लॉ किया था मनीष, ठीक है ना? एविडेंस लॉस के उस लॉ होने के बाद हमने क्या चीजें कवर अप की थी? सबसे पहले बता देता हूँ, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर हमने प्रॉपर्टी लॉ और ईजमेंट लॉ पढ़ा, राइट टू यूज ईजमेंट लॉ होता है। फिर एविडेंस लॉ पढ़ा, एविडेंस लॉ के बाद हमने पढ़ा सिविल प्रोसीजर कोड, ये बेटा बुक के नेम है। फिर आया आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बाद आपके बेसिकली 3 बुकें रह गई हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपकी जून में एक्स्ट्रा क्लास लगवा सकता हूँ, ठीक है ना? सैटरडे अगर हुआ तो सैटरडे ही लगाऊंगा, सैटरडे संडे बोल, क्योंकि मुझे कोर्स कंप्लीट कराना है। अभी आपका टैक्सेशन लॉ है, फिर आपका जुरिस्डिक्शन लीगल थ्योरी है, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, ठीक है ना? तो बेसिकली आज आपकी लास्ट क्लास है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की। एक बार मैं ओवरव्यू करा देता हूँ मनीष, हमने क्या क्या कवर अप किया था। डिटेल में ना समझा के ऊपर ऊपर से मैं इसको कवर अप करा दूंगा, ठीक है मनीष? चले हम स्टार्ट करें अब। सर थैंक यू, स्टार्ट कीजिए। और क्लास रेगुलर लो बेटा, मानो मेरी बात। बच्चे इसमें पास नहीं होते सेकंड या थर्ड ईयर में।
थर्ड ईयर में तो अजीब से लॉ आएंगे आपके, एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल लॉ, नाम सुन के आपको अजीब सा लग रहा होगा। हम्म। मैंने देखो क्या क्या स्टार्ट कराया था, एक बार मैं स्टार्ट करते हैं, रुको एक मिनट। बेसिकली हमने क्या किया था देखो आप, बेसिकली आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मैंने स्टार्ट कराया था, ठीक है ना। इसमें देखो आपके दो तरह के लॉ लॉ होते हैं, सब्सटेंशियल और प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंशियल में आईपीसी आता है, इंडियन पैनल कोड आता है, ठीक है ना। और उसमें क्या आता है आपका, वॉइस आ रही है सीमा आपको? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आज की जो क्लास है बेटा हमारी वो कौन सी है? ये आपको स्क्रीन पूरी दिखाई दे रही है ना बेटा, पूरी अवेलेबल है स्क्रीन? यस सर। अब देखो बेसिकली आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हमने क्या क्या पढ़ा था सीमा, में एक बार मनीष को ऊपर से बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं, क्योंकि आज हमारी लास्ट क्लास है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की। इसके बाद हमारी जो 3 बुकें रिमेनिंग रह गए, उस 3 बुकों को कवर अप कर, ठीक है ना। 3 बुकें कौन कौन सी रह गई? टैक्सेशन लॉ रह गई आपकी, टैक्सेशन लॉ के बाद आपका कौन सी बुक है? लीगल थ्योरी। सबसे बेकार सब्जेक्ट माना जाता है एलएलबी सेकेंड ईयर में, सारे स्टूडेंट को बेकार लगता है एक्सक्यूज मी लीगल सर। थ्योरी। हाँ जी बेटा बोलो। सर ये जो टैक्सेशन लॉ का कोई और वो ऑप्शन नहीं है कि ये तो बहुत लेंदी, अगर है कोई छोटा सा नहीं, ऑप्शन बता दीजिए। लेंथी लेंथी से छोटा बेटा फिर इंटरनेशनल लॉ, वो करा देता हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योरेंस लॉ कैसा है? इंश्योरेंस में करा दूं बेटा सीमा, पर उसका कोई यूज नहीं यार। आप कल अच्छा, को एडवोकेट बनोगे तो टैक्सेशन की तो नॉलेज होनी चाहिए ना। और एक और भी ऑप्शन है ना शायद उसमें, ये इंसॉल्वेंसी वाला। हाँ, कोई नहीं, वो तो थोड़ा लास्ट में हमें देख लेंगे। इजी, हाँ जी थोड़ा इजी हो हमें बस। और ये लेंदी लग रहा था थोड़ा। लेंथी बाकी नहीं आप है, जो नहीं कहेंगे। है। हाँ जी। लेंथी नहीं है, बस 5 हेड ऑफ इनकम लेंथी और कुछ नहीं। जो कॉमर्स बैकग्राउंड का जिसने टैक्स पढ़ रखी है उसमें 5 हेड ऑफ इनकम ही लेंथी है बस, और कुछ लेंथी नहीं, ठीक है ना। टैक्सेशन लॉ में, टैक्सेशन लॉ इजी है, कठिन नहीं है इतना। अब देखो आप बेसिकली ठीक हमने है सर। क्रिमिनल क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सीआरपीसी से, सीआरपीसी बोलते थे, इसमें क्या क्या चीजें कवर अप की थी हमने? बेलेबल, नॉन बेलेबल, ये मनीष आप रीड कर लेना बेटा, ठीक है ना। पीडीएफ आपको प्रोवाइड है मनीष, आप आंसर करेंगे, प्रोवाइड है बेटा आपको पीडीएफ। यस सर, हाँ जी। तो बेसिकली देखो, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजाइबल, नॉन कॉग्निजाइबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस मैंने करा दिया था, ठीक है ना। फिर से एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली कॉग्निजाइबल ऑफेंस में क्या होता है, जैसे मर्डर है तो उसमें 3 साल की जेल ज्यादा होती है। बट नॉन कॉग्निजाइबल बेल कौन कौन सी होती है ऑफेंस, जिसमें पनिशमेंट लेस देन 3 इयर्स का होता है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो बेसिकली कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन से है, या आपके प्राइवेट नेचर के, कौन से पब्लिक नेचर के, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप बेसिकली चार्ज हमने पढ़ा, कंप्लेन कवर अप किए थे, पुलिस रिपोर्ट, टाइप ऑफ अरेस्ट हमने कवर अप पूरा कर लिया था, इंक्वायरी, समन एंड वारंट क्या था। समन क्या होता है? समन में आपको विदाउट वारंट की जरूरत पड़ती है, बट वारंट में क्या है, एक मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके हम किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हमने क्या क्या चीजें कवर अप की थी, फंक्शनरीज की थी, पुलिस, जजेस, विक्टिम, एक्यूज, एडवोकेट, विटनेस। इसको पढ़ लेना, ऊपर से आ जाएगा समझ में मनीष, ठीक है ना, कोई कठिन नहीं है। ओके पिछली सर। क्लास में हमने ट्रायल पढ़ा था, मुझे याद है। ट्रायल के बाद अभी दिखा देता हूं मेरे को, पिछली की ये राइट्स है, इसको गो थ्रू कर लेना। सम्मन हमने पढ़ा था, सम्मन कैसे होता है, टाइप ऑफ सम्मन क्या थे, सम्मन की क्या प्रोसीडिंग है, इस काफी हद तक कर दिया था बेटा हमने, ठीक है ना। फिर एफआईआर पढ़ा था, मैंने आपको एफआईआर पढ़ाया था। देखो मनीष, होता है क्या है बेसिकली, पुलिस में अगर मेरे साथ कोई क्राइम है तो मुझे क्या है, अगर अपनी रिपोर्ट लिखवानी तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाके मुझे एफआईआर रिपोर्ट करानी पड़ेगी। अब ये एफआईआर कैसे होते हैं? आपकी राइटिंग की फॉर्म में होते हैं। बेसिकली पहले क्या होता था, पहले आपके सिस्टम इतने डेवलप नहीं थे, पहले लोगों को नॉलेज नहीं होती थी। पहले क्या होता था, लोग जाते थे, पुलिस ऑफिसर उनकी बात सुन के एक राइटिंग में रिपोर्ट लिखता था, तो उसे एफआईआर बोला जाता था।
बट आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, पर्सन को इतनी नॉलेज होती है, पर्सन क्या करता है अपने सिस्टम पे जाके पुलिस से एफआईआर की वेबसाइट पे जाके एफआईआर लॉ अपलोड करके, जैसे मेरा मोबाइल लॉस्ट हो गया तो पुलिस वाले क्या कहेंगे, सबसे पहले आप एफआईआर लिखवाएं, तो एफआईआर मैं अपलोड कर दूंगा अपने ऑनलाइन, जरूरी नहीं है उसमें कोई मुझे स्टेशन पे ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एफआई अब जैसे मेरे पास कोई छोटा क्राइम है, छोटा क्राइम कोई स्टॉलन हो गया, ऑब्जेक्ट लॉस्ट हो गया, तो मुझे एफआईआर कराना है। बट मेरे साथ कोई मर्डर क्राइम है, कोई अननोन फोर्सिन हुआ है, ठीक है ना। देखो आप भगवती वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही है। गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। आफ्टरनून। मॉर्निंग बेटा। आप ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का लास्ट क्लास है भगवती। बेसिकली मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, जो प्रीवियस कार के कुछ प्रीवियस केस के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है ना। और बेटा हो ठीक है सके सर। आप मनीष मिकी पहले क्लास में ज्वाइन होते थे, इस बार तो कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या सीन चल रहा है आप सबका। सेकंड ईयर बेटा कठिन है, समझो मेरी बात। अभी मुकेश जी आया, सर। थोड़ी देर आया फिर चला गया, पता नहीं क्या टाइम पास कर रहे हैं शशांक मुकेश और ये सब। क्लास को लो यार डेली, समझो बात को। सेकंड ईयर में फेल हो जाओगे आप। मैं बोल रहा हूँ ये चीज क्योंकि सेकंड थर्ड कठिन है बेटा, ठीक है ना। जी सर। जून में टाइम मिले, जून में मैं आऊंगा, ठीक है ना। जून में आओ, संडे क्लास में बैठो आप, बेशक कोई डाउट तो पूछो मुझसे, मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगा, ठीक है ना। बैक मत ठीक लाओ है सर। बस एग्जाम में। जी सर। जो बच्चे सोचे कि बैक आती नहीं, तो भैया ऐसा नहीं है, कई बच्चों से मेरी बात हुई, उनकी काफी सारी बैक है, वो फर्स्ट ईयर दोबारा से कर रहे हैं, ठीक है ना मनीष, इस बात को समझो आप। तो देखो आप एफआईआर क्या है बेसिकली, और पिछली क्लास में मेरी क्लास लेते भी थे बच्चे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बस वो डेली उन्होंने अटेंडेंस दी है मेरे को क्लास में, तब भी उनकी, क्योंकि उन्होंने एग्जाम भी नहीं दिया, पेपर अच्छे से नहीं गया, तो 3-4 में बैक आए, फिर दोबारा करना पड़ रहा है। तो बेसिकली देखो एफआईआर मैंने आपको समझाया था, एफआईआर क्या होती है, आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है जिस पुलिस को जो दी जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे पास मेरे साथ कोई क्राइम होता है, तो मैं क्या करूंगा, पुलिस स्टेशन में जाके सबसे पहला एफआईआर कराऊंगा। एफआईआर के बाद क्या होगा, पुलिस रिपोर्ट होगी, पुलिस रिपोर्ट के बाद क्या होगा, आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। क्लियर है बेटा, हमने पिछली क्लास में कवर अप किया था। एफआईआर क्या होता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो पुलिस से प्रिपेयर किया जाता है, ये किसी विक्टिम ने दिया होता है, या तो ओरल हो या फिर राइटिंग में हो। मान लो अगर कोई वुमेन, किसी वुमेन के साथ कोई ऑफेंस हुआ है, तो वुमेन पुलिस ऑफिसर को एफआईआर प्रोवाइड करेगी। अगर कोई एफआईआर अपील राइट एफआईआर को रिसीव नहीं कर रहा पुलिस ऑफिसर, तो उसके खिलाफ क्या हो सकते, कंप्लेन हो सकती है। किसके थ्रू हो सकते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डीसीपी कंसर्न के थ्रू। फिर इसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन पढ़ा था, ठीक है ना, ये कवर अप कर रखे बेटा, इसको थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ। ये सारे सेक्शन के साथ है, ठीक है ना। आपको जो एलएलबी सेकेंड ईयर में ज्यादा ध्यान देना है वो सीआरपीसी, सिविल प्रोसीजर और एविडेंस लॉ में ध्यान देना है। कठिन टॉपिक है बेटा, इसमें स्कोरिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आपको ग्रुप पे या आपकी मैम ने आपके नंबर पे, इंडिविजुअली नंबर पे आपको प्रोवाइड कर रखा है, क्या प्रोवाइड कर रखा है, सेक्शन की लिस्ट। जब एग्जाम होगा, एग्जाम से जाने से पहले सेक्शन की लिस्ट को अच्छे से लर्न करके जाना, ठीक है ना। जो मेन मेन ब्लू ब्लू में दिया है उसको अच्छे से करना, काफी हद तक स्कोर हो जाएगा आपसे। इसके बाद देखो, एक मिनट मैं खोल देता हूँ। चार्ज भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब देखो, हाँ ट्रायल हमने पढ़ा था, बेसिकली जो समरी ट्रायल है इससे क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो देखो आप ये ट्रायल बेसिकली दो तरह के होते थे, कौन से होते थे, एक सेशन ट्रायल और एक मैजिस्ट्रेट ट्रायल। क्लियर है बेटा। अब ये सेशन ट्रायल और मजिस्ट्रेट ट्रायल क्या होता था, सेशन ट्रायल बेसिकली किससे होता था, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होता था, ठीक है ना। सेशन ट्रायल में क्या क्या होता था प्रोसीजर, हमने पिछली क्लास में कवर अप किया था, मैं फिर से इसको समझा देता थोड़ा सा डिटेल, ठीक है ना। सेशन ट्रायल में क्या होता है बेसिकली, जो सेशन ट्रायल एक नॉर्मल वो है, डेमो पीस है कि कैसे क्रिमिनल अब क्राइम करता है, उस डिफेंडेंट को सम्मन के लिए बुलाया जाता है किसमें, और ये कोर्ट ऑफिस में, ठीक है ना।
फिर डिफेंडेंट की इच्छा होती है कि वो अपने अपने क्राइम को एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। रिजेक्ट करता है तो उसको पेनल्टी प्रोविजन बियर करनी पड़ेगी, ठीक है ना, प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ प्लांटिफ। बट अगर डिफेंडेंट अपने क्राइम को रिजेक्ट कर देता है तो उससे पेनल प्रोविजन चार्ज होंगे उसके ऊपर। बट अगर मान लो डिफेंडेंट डिफेंडेंट आपका क्राइम को बियर कर लेता है, ठीक है ना, तो इसको इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? तो बेसिकली देखो आप, ट्रायल तीन, ये क्रिमिनल ट्रायल में दो ट्रायल थे, सेशन और मजिस्ट्रेट ट्रायल। फिर इसके बाद समरी ट्रायल था, ठीक है ना। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कोर्ट ऑफ सेशन में बेसिकली क्या होता है, अक्यूज को हायर किया जाता है अपने चॉइस से। अगर मान लो अक्यूज से हायर नहीं कर पा रहे तो उसको एफआईआर की कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट दे दी जाती है, ठीक है ना। ट्रायल आ रहा ना देवेंद्र समझ में आपको? हाँ सर, आ रहा है सर। अब देखो बेसिकली आपका क्या है, इसमें सेशन ट्रायल में हमने पढ़ा कि एग्जीक्यूट को हायर किया जाता है काउंसिल ऑफ हिज चॉइस को। और लॉयर को हायर नहीं कर पा रहे तो अटॉर्नीज को प्रोवाइड की जाएगी, असाइन की जाएगी, जिसमें उसके पास एफआईआर और पुलिस रिपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। फिर प्रोसिक्यूटर जो प्लांटिफ और ट्रायल को बिगिन करेगा, प्रेजेंट करेगा जज से पहले। अब ये ड्यूटी होगी प्रोसिक्यूटर को एविडेंस प्रोवाइड करे जिससे वो अक्यूज्ड को गिल्टी माना जा सके। अब पार्टीज प्रेजेंट कर रही केसेस से जज से पहले, तो कोर्ट क्या होगा ओपिनियन में, अगर मान लो एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो जो अक्यूज से गिल्टी गिल्टी चार्ज किया जाएगा। बट अगर अक्यूज अक्यूज बट इफ एविडेंस इज नॉट अवेलेबल देन द अक्यूज पर्सन विल नॉट फाउंड गिल्टी, ठीक है ना। इसके बाद देखो, अगर मान लो दोनों पार्टीज केस में प्रेजेंट करे जज से पहले, तो कोर्ट के पास एक ओपिनियन होता है कमिट करने का, एक रिटर्न चार्ज फ्रेम करेगा। क्लियर है बेटा? बेसिकली चार्ज क्या होता था इसको समझ लेना। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन तो आप पढ़ के भी समझ जाओगे, बट चार्ज क्या होता है, सबसे पहले एफआईआर होता है, एफआईआर के बाद पुलिस रिपोर्ट होता है, पुलिस रिपोर्ट के बाद सम्मन या वारंट किया जाएगा, ठीक है ना। अब वारंट के थ्रू आपको अरेस्ट कर लिया गया, अपीयरेंस किया दिया जा रहा है कोर्ट में। कोर्ट में अपीयरेंस होने के बाद इस चीज को समझो आप, एक चार्ज आपका फॉर्म किया जाएगा। ये चार्ज क्या होता है, जिसमें आपका रिटर्न स्टेटमेंट होता है चार्ज, जिसमें सारी की सारी डिटेल जजमेंट रिकॉर्ड की जाती है। किसकी? जज के थ्रू, ठीक है ना। किसके खिलाफ? अक्यूज पर्सन के खिलाफ। अब बेसिकली अक्यूज को इन्फॉर्म किया जाता है कि चार्ज फ्रेम हो रखा है तो गिल्टी को ट्रायल दिया जाएगा, यानी कि प्लीड दिया जाएगा। मान लो अगर कोई एक्यूज है, उसने गिल्टी को एक्सेप्ट प्लीड गिल्टी वो चाहता है, प्लीड्स यानी गिल्टी उसको चाहिए, तो उसको कन्विक्टेड करे किया जाएगा उसको सेम के लिए। अगर एक्यूज को गिल्टी नहीं चाहिए तो केस दोबारा से ट्रायल में आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बेटा मैंने सेम ये चीजें सारी समझाई थी, एक बार ऊपर से समझाता हूँ। मान लो अगर किसी को गिल्टी की प्लीड है, ठीक है ना, तो एविडेंस वो प्रोवाइड करेगा अपने बिहाफ के ऊपर कि ऐसे मैंने प्लांटिव के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। बट अगर मान लो डिफेंडेंट को गिल्टी नहीं चाहिए तो उसके ऊपर ट्रायल चलेगा। फिर कोर्ट अपने अनुसार एक इम्प्रिजनमेंट या फिर पेनल्टी प्रोविजन चार्ज करेगा, किसके लिए? डिफेंडेंट के लिए। क्लियर है बेटा यहाँ तक? इसमें यही सारी चीजें कवर थी। फिर एक लैंडमार्क किया था हमने,
लैंडमार्क में क्या बोला गया था कि एक अक्यूज पर्सन, उसके पास एक राइट है, वो हियर करे बिफोर हिज सेंटेंस इवन तो वर्ड्स में नॉट रेलेवेंट और कनेक्टेड टू द केस। ठीक है ना, कहने का मतलब है अगर डेथ पेनल्टी दी जा रही है तो अक्यूज के पास भी एक राइट है कि उसकी बात को सुना जाए जज सेंटेंस होने से पहले। ठीक है ना। अब बेसिकली टाइप्स ऑफ ट्रायल, वारंट केस बाय द मजिस्ट्रेट। अभी ट्रायल हमने पढ़े थे, ट्रायल आपके बेटा एक सम्मन का था, एक वारंट का था। सम्मन और वारंट में भी सेम है, इसको पढ़ लेना आप ऊपर से, ये बेसिकली मैंने करा रखा है। ठीक है ना, फिर टाइम वेस्ट होगा बेटा, और भी चीजें अभी काफी लेंथी बाकी है ना आपका सिलेबस। अब देखो समरी ट्रायल क्या होता है। समरी ट्रायल में क्या होता है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट होती है वो 2 या 2 से ज्यादा की होती है। ठीक है ना, इसमें कोई भी इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जाएगी जब 3 महीने से ज्यादा कन्विक्शन पास की जा रही है। ठीक है ना, कोई अमाउंट फाइन लायबल नहीं होता। बेसिकली देखो आप ये फॉलोइंग ऑफेंसेस समरी, देखो समरी ट्रायल पढ़ के जाना, इसकी पेनल्टी प्रोविजन को पढ़ के जाना कि कितने साल और कितनी इम्प्रिजनमेंट होगी। इसके बाद देखो जो ऑफेंस है वो ट्राई किया गया समरी वे में। अगर मान लो ऑफेंस आपका पनिशेबल नहीं, डेथ इम्प्रिजनमेंट से, तो 2 साल से एक्सीडिंग होना चाहिए। ठीक है ना, ये बेसिकली होता क्या, बट आर द केसेस इन्वॉल्व इन समरी ट्रायल, द केसेस आर इन्वॉल्व इन समरी ट्रायल आर फर्स्ट, एनी स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करना, रखना। तो आपके ऊपर दो, जब प्रॉपर्टी की वैल्यू 200 रुपए से जा रहा है तो क्या हो गया, आपके ऊपर समरी ट्रायल लायबल हो जाएगा। आपने कोई ऑफेंस क्या है 454 456 ऑफ आईपीसी। अभी 454 और 456 क्या आईपीसी का, हमने आईपीसी में इसको डिटेल में पढ़ा है। ठीक है ना, किसी को नॉलेज है सीमा आपको 454 456 आईपीसी का? देवेंद्र, मनीष, हाँ बेटा बताओ। सर बताओ बताओ। 455 में सर डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबलस एंड अदर मैटर्स है, हाँ, और और 456 में 456 में पावर टू रिस्टोर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली समरी ट्रायल किस में होगा, हमने यही समझना है। समरी ट्रायल बेसिकली आपका कोई लॉस्ट या फिर स्टोलन प्रॉपर्टी उसको रिसीव करना या फिर रिटेन करना, अपने पास रखना। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, आपका समरी ट्रायल चार्ज हो जाएगा। इसमें इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी, 2 साल से ज्यादा। ठीक है ना, इसमें किसी को डेथ नहीं मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट मिलेगी लाइफ की 2 साल से ज्यादा की। क्लियर है। अब बेसिकली देखो आप, फिर आता है कौन कर सकता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा, मेट्रोपॉलिटन फर्स्ट क्लास करेगा, कैन ट्राई समरली अपने हिसाब से करेगा। ठीक है ना, फिर हमने पढ़ा था प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग यानी कि प्ली यानी कि कोई चाहता है कि उसकी डेथ, जैसे डेथ की जो डेथ आपकी जो इम्प्रिजनमेंट होती है फॉर लाइफ टाइम वो 14 ईयर्स होती है, बट प्ली आपके कुछ सर्टेन केसेस में प्रोवाइड किया जाता है। प्ली कहने का मतलब है मेरी जो इम्प्रिजनमेंट है उसको कम समय तक कर दिया जाएगा, यानी कि थोड़े उसके टाइम पीरियड को रिड्यूस कर दिया जाए। तो ये जो रिड्यूस कर दिया जाए बेसिकली होता क्या है, देखो आप, प्ली बार्गेनिंग कौन नहीं कर सकते इसको पढ़ना है। ठीक है ना, कौन नहीं कर सकते, जिनकी मैक्सिमम सेंटेंस होनी चाहिए ऑफेंस 7 ईयर से ज्यादा, जिसने क्राइम कर रखा है किसी वुमेन या चाइल्ड के साथ जो कि 14 साल से कम है, किसी ने किसी का रेप कर रखा है तो वो उसको प्ली बार्गेनिंग नहीं दी जाएगी। या किसी ने किसी का मर्डर किया जिसको 7 साल की सजा है, मतलब 7 साल से ज्यादा, तो उसे प्ली बार्गेनिंग नहीं दी जाएगी। कोई अक्यूज को पहले सेम ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया था, मतलब वो चोर था, बार बार चोरी करे जा रहा था, तो उसे प्ली बार्गेनिंग नहीं दी जाएगी। या फिर देखो आप, बेसिकली स्क्रीन दिख रहा है बेटा सबको? अब देखो बेसिकली कोई ऑफेंस है जो अफेक्ट करता है सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ कंट्री को। ठीक है ना, अब इसमें बेसिकली इशू किया जाता है नोटिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो पुलिस ऑफिसर को जो इन्वेस्ट करेगा केसेस एक्यूज एंड विक्टिम के, कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, इसके बाद बेटा मैंने मेंटेनेंस पढ़ाया था। मेंटेनेंस क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है। मेंटेनेंस बेसिकली आपका
फैमिली लॉ से रिलेट था। अगर किसी को याद, हमने पिछले ईयर में फैमिली लॉ पढ़ा था। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों में मेंटेनेंस आ रहा था। मेंटेनेंस किस किस को प्रोवाइड की जाती है? वाइफ को, माइनर चाइल्ड को, मेजर और पेरेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? बेसिकली वाइफ को कब प्रोवाइड की जाएगी? वो जब खुद से ध्यान नहीं रख सकती, कोई डाइवर्स वाइफ है जिसकी दोबारा से शादी नहीं हुई, वो अर्निंग है पर उसकी अर्निंग सफिशिएंट नहीं है, तो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें पढ़ी थी बेटा, इसको एक बार पढ़ लेना। माइनर, मेजर चाइल्ड, पेरेंट्स हमने कवर अप कर लिया था। फिर इसके बाद देखो, फिर आता आपका डबल जियो पार्टी। अभी डबल जियो पार्टी होता क्या है? किसी को नॉलेज है बेटा इसकी? एक पनिशमेंट एक बार ही मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी, कुछ ऐसा। मतलब सेम ऑफेंस के लिए या 2 बार सेम क्राइम ऑफेंस के करते हो लिए। ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी आपको। देवेंद्र, आपको कुछ नॉलेज? मनीष, डबल जियो पार्टी का मतलब क्या होता है? सर एक एक गलती के लिए एक ही बार आपको सजा मिलेगी सर। हाँ, वेरी गुड। पर गलती कैसे होनी चाहिए देवेंद्र? मैं समझा नहीं। मतलब जैसे मैं क्रिमिनल हूं, मेरा क्वेश्चन है, मैंने एक वुमेन का रेप कर दिया बीच सड़क में, ठीक है ना? रेप करने के बाद मैंने उसके पर्स से सारे मनी को थेफ्ट कर लिया, ठीक है ना? उसका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ चुरा लिया। तो बेसिकली मेरे ऊपर कौन सा केस चलेगा? रेप का चलेगा कि थेफ्ट का चलेगा? सर दोनों चलेगा सर। आप बताओ सीमा, कौन सा चलेगा? एक चलेगा कि दोनों चलेगा? मनीष, वॉइस आ रही है आपको? सर मेनली तो जो मेजर क्राइम किया है उसका चलेगा, और उसके साथ दूसरा भी चलेगा सर। और मेरा अगर एग्जांपल थोड़ा सा मैं इसको बदल दूं कि मैंने किसी वुमेन का मर्डर कर दिया, फिर आगे चल के किसी और सेकंड पर्सन का भी मर्डर कर दिया, तो मेरे पर 2 केस चलेंगे कि एक केस चलेगा? देवेंद्र, आप बताओ। सर आपके ऊपर 2 केस चलेगा। हम्म। एक पहला जो किया उसका, फिर बाद में दूसरे का, और उसके बाद दोनों की पनिशमेंट भी अलग अलग आपको होगी। हाँ, और वेरी गुड। पनिशमेंट एक खत्म होखेगा तो दूसरा चालू होखेगा। हाँ, करेक्ट है बेटा। तो बेसिकली देखो, आर्टिकल 20 कहता क्या है? डबल जियो पार्डी, ठीक है ना? जियो पार्डी बेसिकली अंडरस्टूड कैसे होता है? एक पर्सन को प्रोटेक्ट करना इस सेम ऑफेंस एक से ज्यादा के लिए, ठीक है ना? जो उसने कन्विक्ट या एक्वायर्ड किया सेम के लिए। देखो, आप कहने का मतलब है, इसको एग्जांपल से समझते हैं हम, ठीक है ना? देखो, डबल जियो पार्टी प्रोटेक्ट अ पर्सन फॉर कमीशन कॉन्विक्शन ऑफ अ सेम ऑफेंस ट्वाइस। मतलब एक सेम ऑफेंस में दोबारा, ठीक है ना? कहने का मतलब है बेटा, बेसिकली जैसे एक कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है ना? अब उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट तो लायबल है ही, उसके साथ आप उसके ऊपर पेनल्टी प्रोविजन भी लगा रहे हैं, ठीक है ना? तो बेसिकली डबल जो पार्टी क्या कहता है, सेम ऑफेंस के ऊपर आप दो बार कन्विक्शन नहीं लगा सकते, आप एक ही बार लगा सकते हो। आप फिर उसको इम्प्रिजनमेंट हो गया, फिर पेनल्टी दी जाएगी। इम्प्रिजनमेंट हो गया, फिर आपकी पेनल्टी दी जाएगी। तो बेसिकली देखो, आप जो पोजीशन है डबल जो पार्टी का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में काफी बड़ा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। अब इसको किस में डिफाइन किया है? सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है, ठीक है ना? इसमें डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड की जाती है, जो फॉर्म पार्ट करती है डबल जियो पार्टी की। क्लियर है बेटा यहां तक? तो ऊपर से समझा देता हूं। किसी भी पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा किसी एक ऑफेंस के लिए, एक्सेप्ट वो जो कमीशन कर रहा है वायलेंस का, ऑफेंस का। किसी भी पर्सन को प्रोसिक्यूट पनिश नहीं किया जाएगा सेम ऑफेंस मोर देन वंस का, ठीक है ना? किसी भी पर्सन को अक्यूज नहीं किया जाएगा ऑफेंस का कंपेल्ड है विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। यहां तक क्लियर? अब बेटा बेसिकली देखो, आप समझो, आगे चलते हैं हम। इसको है ना, एक बार पढ़ लेना। मैं कराऊं इसको देवेंद्र के? पढ़ लोगे? बताओ, जजमेंट करा दूं सीधा इसके ऊपर? आप इसको रीड कर लेना, ठीक है ना बेटा? सारी चीजों को मैं जजमेंट करा देता हूँ। जजमेंट एक एग्जाम्पल है,
ठीक है ना। कलावती वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश क्या कहता है कि एक अपील है कॉन्टिन्यूशन में प्रायर ट्रायल के और अदर अ न्यू अपील फॉर द सेम ऑफेंस that the appeal against the courtal judgment will not be subject as there were no penalty in the earlier trial. Thus, an appeal against acquittal order in murder trial will not violate. कहने का मतलब है कि हमारा एक पिछला ट्रायल चल रहा था, अब पिछले ट्रायल से चलते चलते मुझे दूसरा ट्रायल भी बियर करना पड़ रहा है। अब पिछले ट्रायल में मुझे कोई भी इम्प्रिजमेंट या फिर पेनल्टी प्रोविजन चार्ज नहीं हुई है, ठीक है ना, कोई भी आपकी पेनल्टी प्रोविजन चार्ज नहीं हुई। तो बेसिकली ये जो अपील है मेरा, ये सब्जेक्ट नहीं किया जाएगा किसमें, आर्टिकल 20। अब भाई आर्टिकल 20 कौन सा है, डबल जियो पार्टी का, ठीक है ना। तो बेसिकली कोई सा भी अपील होगा इसके अगेंस्ट मर्डर ट्रायल में, वो क्या वायलेट नहीं करेगा, आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद सेकंड जजमेंट क्या कह रहा है, थॉमस थाना वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है एक रिक्वेस्ट प्रोटेक्शन के लिए कि एक प्रीवियस प्रोसिक्यूशन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब उसके रिजल्ट के हिसाब से अक्यूज को पनिश किया जाएगा और पनिशमेंट सेम ऑफेंस की दी जाएगी। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो अनकम्प्लाइज होता है। अनकम्प्लाइज क्या है, एक विटनेस टू द क्राइम हु इज कनेक्टेड विद द क्राइम एंड एनी लॉफुल एक्ट और ओमिशन, जिसका पार्टिसिपेशन है भी या नहीं, ठीक है ना। तो बेसिकली अनकम्प्लिश क्या होता है, एक विटनेस होता है क्राइम का। अब ये अनकम्प्लिश कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई क्या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है जैसे कि आपका सीसीटीवी, ठीक है ना। अब सीसीटीवी का जो क्राइम कर रहा है उसको ये तो पता नहीं कि सीसीटीवी लगा है कि नहीं लगा है। तो बेसिकली अनकम्प्लिश कहने का मतलब है कोई भी विटनेस किसी क्राइम को लेकर जिसमें कोई पार्टिसिपेशन एक्टिव होगा या फिर इनएक्टिव होगा, जो कनेक्ट करेगा किसी एक्ट या ओमिशन से। क्लियर है बेटा, आगे चले सीमा देवेंद्र। हम वॉइस आ रही है आपको? सर चलिए सर। पक्का आ रहा है ना बेटा समझ में आपको? ये तो नहीं है ना कि मैं भगा रहा हूँ स्पीड में, कुछ समझ में ना आ रहा हूँ। सर सीमा, भगा तो रहे ही हैं सर, इसमें क्या मतलब है, लेकिन चलिए चलिए। अब पिछला क्लास का समझा रखा देवेंद्र, मैंने भगा नहीं रहा मैं। ये मैंने पिछली सर क्लास में बताया नहीं है क्या डबल आपको ये? सर डबल हाँ, जियो पार्टी वाला में ना थोड़ा कंफ्यूजन है सर, लेकिन चलिए मैं हम लोग पढ़ के समझ लेंगे, नहीं होगा तो फिर अगले क्लास में पूछेंगे। बेसिकली क्या है, देखो कोर्स भी कराना है आपका मेरे को, कोई चलो मैं करा ही देता हूँ। कौन सी चीज नहीं है ये सेकंड पेज की? नहीं सर, जियो पार्टी का थोड़ा कंसेप्ट जैसे क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे सर मेरे ख्याल से ये ऐसे होगा कि मान लीजिए किसी पर्सन को कोई पनिश किया गया किसी के मर्डर के क्राइम में, और वो बंदा अभी जिंदा है और उसके ऊपर चार्ज लगा दिया गया और उसे पनिशमेंट भी दे दी गई, तो बाद में वो उसका सही में मर्डर कर देता है और कहता है कि एक पनिशमेंट की एक बार सजा मिलेगी, 2 बार नहीं मिल सकती। ये एक मूवी में देखा था। नहीं नहीं, ये एप्लीकेबल नहीं है बेटा, आर्टिकल 20 भी नहीं नहीं है? आएगा। नहीं। अच्छा अच्छा। मैं इसको और अच्छे से समझा देता हूँ पैराग्राफ से। देखो सेक्शन 300 क्या कहता है सीआरपीसी का, कोई भी पर्सन अगर ट्राइड हो रहा है कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन में, उसको फाइन गिल्टी करने पाया गया तो ये कन्विक्शन आपकी रिमेन इन फोर्स रहेगी, दोबारा से ट्राई नहीं की जाएगी सेम ऑफेंस ट्वाइस के। कहने का मतलब है जैसे कि एक पर्सन है, उसको मर्डर के लिए लायबल पाया गया किसी सेकंड पर्सन का। अब जो मर्डर के लिए लायबल पाया गया, वो मर्डर के लिए जो लायबल पाया गया उसके ऊपर प्रीवियस ट्रायल चल रही है, ठीक है ना। वो सेकंड अनदर ट्रायल उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। कहने का मतलब है एक सेम ऑफेंस के लिए मुझे 2 बार लायबल चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, ट्वाइस लायबल चार्ज नहीं किया जाएगा। सेकंड ट्रायल आपका मेड नहीं होगा पर्सन में सेम सेट ऑफ फैक्ट और सेम ऑफेंसेस में, ठीक है ना। इसके बाद देखो कुछ एसेंशियल्स प्रोवाइड किए गए सेक्शन में, जिसमें इक्विटेबल प्रोवाइड किया गया फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। इसमें इंक्लूड नहीं करता डिसमिसल ऑफ कंप्लेन, नॉट डज इट इंक्लूड डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज। कहने का मतलब है अदर एसेंशियल इस सेक्शन का किसका,
300 का। बेसिकली आर्टिकल 20 में आता है डबल जेओपार्डी और सीआरपीसी में आता है सेक्शन 300 में, ठीक है ना। तो अदर एसेंशियल क्या प्रोवाइड किया गया कि इसमें कंप्लेंट को डिसमिस नहीं किया जा सकता या फिर डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज नहीं होगा। अब ये जो केस है फर्स्ट ट्रायल में, ये बेसिकली आपका ट्रायल होगा कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिडिक्शन में, ठीक है। सेक्शन आपका रिक्वायर करता है कॉन्सेप्ट में। बेसिकली इसमें जो पर्सन है करने का मतलब अगर फर्स्ट और सेकंड ट्रायल दोनों सेम है तो जो पर्सन कन्विक्टेड पाया गया उसे सेकंड ट्रायल से बेयर कर दिया जाएगा, यानी कि निकाल दिया जाएगा, उसके ऊपर फर्स्ट ट्रायल एप्लीकेबल होगी। यहां तक आया देवेंद्र समझ में आपको डबल जेओपार्डी? सर बेयर एक्ट जो बोलता है ना सर, वो बोलता है कोई क्राइम के लिए एक बंदा कन्विक्टेड हो जाता है या उसको छोड़ दिया जाता है, एक्विट हो जाता है, फिर दोबारा से उसको उसी क्राइम के लिए आप नहीं कुछ कर सकते हैं। जो 300 है ना सर, लेकिन उसमें एक चीज आता है सर, कभी कभी रीओपनिंग ऑफ द केस होता है सर। रिवीजन ये हम कह सकते हैं। हाँ, रीओपनिंग ऑफ द सन, जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस में होते हैं कि केस को रीओपन करते हैं, फिर दोबारा से री हियरिंग होती है। लेकिन उसमें ये बोला गया, इसमें इसके मतलब मैंने ये पढ़ा, इसका मतलब ये भी है कि सेम विटनेस उसमें फिर नहीं जाएंगे, कुछ और अदर कोई विटनेसेज या और अदर कुछ एविडेंसेज जैसे कुछ मिलते हैं, नया है जो, तो शायद उस पे आ सकता है सर। पर फिर भी यहाँ तो दोबारा कन्विक्शन या दोबारा उसके ऊपर चार्जेस नहीं चलेंगे, ऐसा बोल रहा है सर। करेक्ट है बेटा, एकदम ठीक है ना। आगे चले हम फिर, बताओ हाँ देवेंद्र। सर, चलिए 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 सर। अब देखो बेसिकली इसमें भी सेम बातें बोल रखी है। अगर एक पर्सन उसे सेवरल ऑफेंस के लिए कमिट किया गया, उससे ट्राइड नहीं किया गया ऑफेंस के लिए फर्स्ट ट्रायल में, तो उसे प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा चार्ज के सेकंड ट्रायल। क्लियर? बेसिकली कहने का मतलब अगर पर्सन एक्विटेड किया गया, उसके ऊपर कोई क्राइम आया गया है या कन्विक्ट पाया गया है किसी ऑफेंस के लिए, तो चार्ज अनदर ऑफेंस सेपरेटली के लिए चार्ज नहीं किया जाएगा सेकंड ट्रायल, ठीक है ना। तो पर्सन खुद से अपने हाथ से प्रोसिक्यूशन सेपरेटली नहीं बना सकता है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखो ये क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट कह रहा है न्यू फैक्ट कम्स टू एग्जिस्टेंस होगा अगर मान लो सेकंड ट्रायल की ओपनिंग होती है तो, ठीक है ना। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, अगर कोर्ट अंडर फर्स्ट ट्रायल को मेड किया गया तो नॉट कॉम्पिटेंट होगा सेकंड ऑफेंस के, ठीक है ना। जिसमें जो फर्स्ट ऑफेंस के कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बेसिकली ट्राइड किए जाएंगे अदर कॉम्पिटेंट कोर्ट में। इसमें भी सेम वही बात बोली गई। फिर जजमेंट थी, ठीक है ना। तो डबल जेओपार्डी हमने अच्छे से कवर अप कर लिया है। किसी को डाउट है डबल जेओपार्डी में? आगे चलूं मैं? चलिए सर। बताओ सीमा, आगे चले हम? यस सर। अब बेसिकली देखो आप, डबल जेओपार्डी के बाद आता है अनकम्प्लीस। अनकम्प्लीस का मतलब क्या होता है? एक विटनेस होता है क्राइम के लिए, वो चाहे कनेक्टेड हो या फिर ना हो, कोई अनलॉफुल एक्ट ओमिशन से हो, जिसमें उसका एक्टिव या फिर इनएक्टिव पार्टिसिपेशन होगा क्राइम, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या होता है, अनकम्प्लीट, ठीक है ना। बेसिकली सेक्शन 133 क्या कहता है, अनकम्प्लीट विटनेस के बारे में बताता है कि जो कॉम्पिटेंट विटनेस है अक्यूज पर्सन के लिए, ठीक है ना। अब इसमें बेसिकली जो अनकम्प्लीट है उसका यूज किया गया, इसमें एक प्रिंसिपल, एसेसरी, अबेटर और पर्सन। अबेटर कौन होता है बेटा? हु इज द अबेटर? हमने आईपीसी में पढ़ा था, अबेटमेंट पढ़ा था किसी ने? सर जो जो कॉन्स्पिरेसी करता है ना सर, जो किसी को हाँ, कंपेल करता है या वो करता है कि क्राइम उसके वजह से हो रहा है, बेटर उकसाता है। जो इंसिस्ट करता जैसे है, मैंने हाँ, जो पब्लिक को उत्साह चलो इसको मारो, तो सब उत्साह है पब्लिक सर। मारने यस लग गई, तो मैं क्या हो गया, अबेटर हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली प्रिंसिपल, एसेसरी, अबेटर एक पर्सन कनेक्टेड है किसी ऑफेंस से, ठीक है ना। तो देखो, accomplice who is a tender pardon and gives evidence in favor of prosecution
against other participation in the commission of crime is popularly called approver. कहने का मतलब है accomplice का मतलब क्या समझ में आ रहा है? ये बेसिकली एक ऐसा टेंडर पार्डन होता है जो अपना एविडेंस देगा किसी प्रोसिक्यूशन के लिए। अदर पार्टिसिपेशन जो उसके साथ क्राइम में इन्वॉल्व है, इसको बेसिकली अप्रूवर बोला जाता है। इसको बेसिकली देखो अकम्प्लिस का कहने का मतलब है जैसे कि कोर्ट है, ठीक है ना। अब कोर्ट में बेसिकली कोर्ट रूम में एक क्राइम हुआ, क्राइम में देखो कुछ पता नहीं चल पा रहा है, सीसीटीवी कैमरे वर्किंग नहीं है, तो पब्लिक से पूछा गया, पब्लिक को बोला गया कि आपके खिलाफ ऐसे सम्मन आया, वारंट नहीं है, सम्मन है, आपको कोर्ट में अपीयर होना। तो पब्लिक में सपोज कोई नेम ऑफ पार्टी है, जैसे राम है, राम को बुलाया गया, राम पब्लिक के बीच में था, राम ने साफ अपनी आंखों से देखा, ठीक है ना। तो बेसिकली राम को बुलाया गया कोर्ट में। अब राम ने अपनी वर्डिंग से बोला कि बेसिकली ये क्राइम मेरे सामने कमिट हुआ है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो क्राइम कमिट हुआ है, जो प्रोसेस राम बोल रहा है, किसको बोल रहा है? मजिस्ट्रेट के सामने बोल रहा है। तो बेसिकली इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? अनकम्पलिश बोला जाता है, ठीक है ना। और ये जो बोला जा रहा है, इसको ये जो राम बोल रहा है, जो पर्सन है, इसे अप्रूवर माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर कि एक उससे अप्रूवल ली जा रही है कि वो सही था कि नहीं था क्राइम। यहाँ तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है? मैं आगे चलूंगा, बताओ देविंदर। चलिए। बेसिकली ये सेक्शन अकॉम्प्लिस को यूज नहीं करता है, डिस्क्राइब वेरियस कैटेगरीज प्रोवाइड करता है। सबसे पहले देखेंगे हम जो पर्सन है पार्टिसिपेट है कमीशन ऑफेंस में, इसके बाद पर्सन को कोई कंसर्न है कमीशन ऑफ ऑफेंस में, जैसे अबेटर। तो ये सब पता रहा बेटा, ठीक है ना, कि अकम्प्लिश वर्ड में ये पर्सन इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। या फिर कोई रिसीवर स्टोलन प्रॉपर्टी है, चार्ज ऑफ थेफ्ट अगेंस्ट द। सर एक्कम्प्लिस तो वही होता है ना जो साथ देता है क्राइम में। नहीं बेटा, अच्छा हाँ वही है, वही है, हु इज अ विटनेस टू द क्राइम। सॉरी मेरी मिस्टेक है, मैं उधर देख रहा था। देखो अकम्प्लिस बेसिकली क्या है, ये किस तरह के अबेटर है, इसके बारे में बता रखा है कि अकम्प्लिस कौन कौन होते हैं। एक प्रिंसिपल, असेसरी, अबेटर, अ पर्सन इन समवन कनेक्टेड विद द ऑफेंस, ठीक है ना। तो अकम्प्लिस एक टेंडर पार्टनर है जिसमें एविडेंस प्रोवाइड किया जाएगा फेवर ऑफ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द पार्टिसिपेशन इन द कमीशन ऑफ क्राइम। बेसिकली हमने समझा अकम्प्लिश कौन है? जो क्राइम को विटनेस कराता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है जैसे चार फ्रेंड है, चार फ्रेंड ने बोला एक फर्स्ट पर्सन को कि फर्स्ट पर्सन तुम बाहर बैंक की देखभाली रखो और हम तीनों बैंक को लूट के आते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जो तीनों पर्सन ने बैंक को लूटा है, इस केस में जो फर्स्ट पर्सन क्या आपका अनकम्प्लिश है, ठीक है ना। विटनेस दे रहा है किसके लिए? क्राइम के लिए। क्राइम की फर्दरेंस को जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या है? फर्दरेंस ऑफ क्राइम के लिए लाइबल। यहां तक क्लियर है बेटा? आगे चले सीमा हम। यस सर। ये मैंने टू द क्राइम नहीं पढ़ा था ना, इसी के लिए, कोई ठीक बात है नहीं ना। सर। अब इसके बाद देखो आप बेसिकली आपका ये आता है ये एक मिनट देख लूं मैं नीचे तक। अब देखो आप जो पार्डन दी जाती है, पार्डन कौन देता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट देगा, ठीक है ना। ये सारे पार्डन टेंडर पार्डन देंगे सच पर्सन को ऑन द कंडीशन ऑफ मेकिंग फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर, ठीक है ना, विद इन हिज नॉलेज। अभी बेसिकली सेक्शन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? कोर्ट ऑफ सेशन में, कोर्ट ऑफ स्पेशल जज में। ये बेसिकली पनिशेबल है कितने? 7 या 7 सालों से ज्यादा, ठीक है। अब इसमें हर मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? टेंडर करेगा पार्डन का, उसके रीजन का ऐसे करने के लिए, ठीक है ना। अब इसमें बेसिकली देखो आप, इसमें क्या बोल रहा है? इसके जो मजिस्ट्रेट है, एक मजिस्ट्रेट डिग्री प्रोवाइड कर रहा है, जजमेंट प्रोवाइड कर रहा है
तो अपने रीजन, जिस पर्सन ने जो डूइंग करी है, जो क्राइम किया है, उसके रीजन के लिए दूसरा पर्सन एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा है, ठीक है ना, जो उसने क्राइम किया है, तो उसके लिए ये पार्डन प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये जो सारे के सारे जो एवरी पर्सन वो एक्सेप्ट करेंगे टेंडर ऑफ पार्डन को, ठीक है ना, जो कि एग्जामिन किया जाएगा एज अ विटनेस इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, जिसको कस्टडी में डिटेन किया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो सेक्शन 307 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का क्या कहता है। बेसिकली पावर है डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन करने की है किसी भी समय कमिटमेंट ऑफ केस के बिफोर द जजमेंट इज पास। कोर्ट को कमिटमेंट दी जाएगी बेसिकली ऑब्टेनिंग ट्रायल ऑफ एविडेंस, ठीक है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि कहने का मतलब है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर एक टेंडर ऑफ पार्डन करने के लिए, किसके बिहाफ पे, किसके अगेंस्ट, ठीक है ना, बिहाफ पे प्लांटिव, और किसके अगेंस्ट डिफेंडेंट। अब डिफेंडेंट में कौन आ गया, जो डिफेंडेंट को क्राइम कराने में हेल्पफुल है वो कौन है, एक्कम्प्लिस है। क्लियर है बेटा, आगे चले हम। बताओ सीमा, देविंदर, भगवती, आ रहा है कुछ समझ में कि दिमाग के ऊपर से जा रहा है? सर ये एकम्प्लिस वाला जो है सर, ये इसमें कहीं इसी से वो जुड़ा है क्या, जो कभी सरकारी गवाह बन जाता है सर? हाँ, उसी से जुड़ा है बेटा ये। क्योंकि जो अपराधी होते हैं उसी में से कोई एक वो विटनेस, गवर्नमेंट का विटनेस बन जाता है, सरकारी गवाह बन जाता है। तो उसको वही है। हालांकि सजा तो मिलती है, पार्डन नहीं होता है, लेकिन हाँ ये कि उसको कम सजा मिलती है। हाँ, वही बात बोली जा रही है इसमें। वो तो कन्फेशन में आएगा ना सर? नहीं मैडम, वो उसमें ना, जैसे 4 अपराध किया है किसी ने, अभी जैसे शराब घोटाला कांड हुआ, उसमें 1-2 लोग सरकारी विटनेस हो गए जो सरकार को मदद करेंगे उन जो और अपराधियों के क्राइम को ठीक से खंगालने में और उनको सही तरीके से सजा दिलवाने में। लेकिन वो अकॉम्प्लिस नहीं होगा सर। अकॉम्प्लिस तो तब था जब वो उनका साथ दे रहा था, जब वो उस घोटाले में था उनके साथ, तब वो अकॉम्प्लिस था कि उनकी लैंग्वेज बोल रहा था, उनके साथ था। जब उसने उनका साथ देना ही बंद कर दिया तो वो तो फिर कुछ और ही हो गया ना सर, अकॉर्डिंग टू मी। कन्फेशन क्या होता है, जो अपने क्राइम को एकदम रिड्यूस कराना चाहता है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, कन्फेशन आपका हो गया, जैसे कोई पर्सन कन्फेस करता है तो उसके क्राइम को कम कर दिया जाता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, कन्फेशन। बट बेसिकली आपका जो अनकॉम्प्लिस ये है इसका क्या। कन्फेशन में भी नहीं आएगा। अगर वो सरकारी गवाह बन गया है तो वो कन्फेशन में भी नहीं आएगा। वो तो मान थोड़ी रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है। वो तो अगर एडमिट करेगा तब कन्फेशन होगा ना सर। करेक्ट है बेटा। अब मैं आगे चलूं क्या? हाँ जी सर। अब देखो बेसिकली आपका क्या आता है टॉपिक, ठीक है ना, एक बार देख लो आप। हाँ, अब आता है आपका, ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसमें मैंने बेटा अपील रिवीजन और रिव्यू तो करा ही रखा था, अगर किसी को याद हो। अपील रिवीजन रिव्यू कहाँ क्या था देवेंद्र, हमने, आपको कुछ आइडिया? सर थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। उस सेक्शन 306 से 308 के जो पेज है ना सर, इसमें लास्ट लाइन में लिखते हैं सर, हाँ एन accomplice who is tendered pardon and gives हाँ। evidence in favor of prosecution against other participant in the commission of the crime is popularly called as approver, though हम्म। that terms too is not used in section 308। मतलब ये कहने का मतलब वही तो बोल रहा है सर कि वो विटनेस सरकारी बन जाता है और प्रोसिक्यूशन में जो पार्टिसिपेंट है उनके अगेंस्ट में ये कार्रवाई करने के लिए अप्रूवर भी हो जाता है। अब वो अप्रूवर होगा ना सर। तब तक वो अकॉम्प्लिस था, फिर अब अप्रूवर हो गया। हाँ तो मैडम एक्म्प्लिस ही तो आगे जाके अप्रूवर और विटनेस सरकारी बनेगा। आ गया मे बेटा बी समझ सर। में सीमा हाँ आपको? जी, हो सकता है। हाँ जी हाँ जी। इसको होमवर्क कर लेना एक बार, ठीक है ना, कंपनीज के बारे में अच्छे से पढ़ना। श्योर श्योर सर। अब आगे चलूं देवेंद्र, में क्या बेटा? हाँ सर चलिए।
अब बेसिकली देखो आप, मैंने अनकम्प्लीट को अच्छे से पढ़ लिया, आज के टॉपिक जो करे डीओ जीओपार्डी मैंने अच्छे से कवर अप कर लिया। अब बेटा इसमें कुछ प्रोविजन है क्यों जो कि अनसाउंड माइंड का, तो मुझे क्या इसको समझाने की जरूरत है देवेंद्र, सीमा, मनीष? आप इसको पढ़ सकते हो अनसाउंड माइंड का, ये तो इजी टॉपिक है। बोलो बेटा अनसाउंड माइंड मनीष। वाला सर पहले भी हाँ किया हुआ है सर, वी कैन डू सर, हमने पहले। बताओ सीमा, देवेंद्र, क्योंकि बेटा इसमें अपील, रिवीजन हाँ और जी। रिव्यू है जो करा रखा है मैंने। हाँ जी सर, ठीक है। पक्का नहीं खुद से कर लोगे कि कराऊं मैं, ऊपर से समझा दूं? सर ऊपर से समझा दीजिए, फिर एक काम कीजिए, आप ऊपर से समझा दीजिए थोड़ा सा बेसिकली रिकॉल। क्या होता है, कोई अनसाउंड पर्सन है, उसकी इंक्वायरी ट्रायल की जा रही है, वो इनकेपेबल है किसी डिफेंस के, तो मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट क्या उससे एविडेंस प्रोवाइड करेगा कि जिस बंदे ने, जिसके ये जो अक्यूज है अनसाउंड माइंड हो रखा है, एक एविडेंस कैसे प्रोवाइड करेगा? किसी को नॉलेज है बेटा इसकी? देवेंद्र आप बताएंगे क्या? सीमा, मनीष, जैसे कोई अनसाउंड पर्सन है, अब मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट बताना चाहते हैं कि अनसाउंड पर्सन है, तो क्या प्रोवाइड करेगा कि उससे प्रूफ हो जाए वो अनसाउंड पर्सन है? सर उसमें मेडिकल वगैरह आता है ना सर, उसमें अनसाउंड माइंड हाँ है तो वेरी कुछ गुड, उसमें मेडिकल का प्रोविजन है, उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट आएगा और करेक्ट है, साइकेट्रिस्ट या जो भी होता है ये प्रूव कराएगा कि ये अनसाउंड माइंड है सर। करेक्ट है, वेरी गुड। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने ये चीज समझी कि मान लो कोई आपका अक्यूज पर्सन है जो कि अनसाउंड माइंड है, ठीक है ना? अब जो अनसाउंड माइंड है वो इनकेपेबल है किसी डिफेंस को करने के लिए, तो बेसिकली जो इनकेपेबल है डिफेंस को करने के लिए, मेकिंग है इस डिफेंस को करने के लिए, उसको सेंटेंस प्रोवाइड की जा रही है। तो मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट क्या कहेगा कि उसको एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, ठीक है ना? मेडिकल सर्टिफिकेट क्या है, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, फर्दर प्रोसीडिंग में पोस्टपोन कर दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जैसे अनसाउंड माइंड कहने का मतलब है कोई कुछ समय के लिए पागल। अनसाउंड माइंड जरूरी नहीं कि पागल ही हो आपका, ठीक है ना? जैसे वो, उसको ऐसी कोई डिजीज हो गई कि वो मतलब खड़ा नहीं हो सकता है, हाथ नहीं ला सकता है, पैर नहीं ला सकता है, ठीक है ना? इनकैपेबल है परफॉर्मिंग एनी टास्क, तो बेसिकली वो क्या होगा, आपका अनसाउंड पर्सन होगा। इसमें जो मजिस्ट्रेट है वो कहेगी कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करिए, मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के बाद आपकी फर्दर प्रोसीडिंग को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद देखो, आप नीचे चलता हूँ बेटा मैं, जो एक्विटल ऑन ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कहने का मतलब है कोई फाइंडिंग स्टेट्स की जा रही है, तो बेसिकली अगर कोई इनकैपेसिटी अक्यूज का, तो कोर्ट क्या करेगी, डिटेन कर सकते हैं सेव कस्टडी में, ठीक है ना? कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं पर्सन को डिलीवर करने के लिए किसी फ्रेंड या रिलेटिव को। कहने का मतलब ये, मान लो अगर कोर्ट को पता चला कि कोर्ट बोलेगी कि जो अनसाउंड पर्सन है उसको एक सेव कस्टडी में रखा जाए, दूसरा उसके साथ एक डिलीवर उसके फ्रेंड या फिर रिलेटिव को डिलीवर किया जाएगा, मतलब उसके साथ रहेगा। कौन? उसका फ्रेंड या फिर रिलेटिव। ये तो सिंपल सी बात है। यहां तक क्लियर है बेटा? अनसाउंड माइंड, अब जजमेंट करें, बताओ। हाँ सर करिए। वो तो इजी टॉपिक था देवेंद्र, उसमें दिमाग इतना यूज नहीं करना है। अब बेटा बेसिकली जजमेंट है, इसको अच्छे से समझते। जजमेंट है क्या? व्हाट इज जजमेंट? जजमेंट आपका परमानेंट होता है, टेम्पररी होता है, क्या होता है जजमेंट? बताओ सीमा, सर जजमेंट टेम्पररी की परमानेंट? सर वो परमानेंट ही हो जाता है ना, प्रीसिडेंस में आ जाता है, जैसे जो इंजक्शन क्या होते हैं बेटा? इंजक्शन इंजंक्शंस तो होते हैं ना सर, जो कुछ कोई भी इंटरिम बीच में ऑर्डर के रिलीफ लिए देते कहा हैं सर जाता है। कोई अगर हाँ जी, हाँ, प्लेंटिफ को टेम्पररी कोई जिसे रिलीफ दी जाती है टेम्पररी तो कहते हैं। इंजेक्शन लगाया इंटरिम जाता है। रिलीफ। हाँ जी, हाँ जी। छोटे समय के लिए इंजेक्शन, और जजमेंट होता है लंबे समय के लिए। जजमेंट हम रेफरेंस लेते हैं, ठीक है ना? रेफरेंस कहने का मतलब, हाँ मैंने जी, रेफरेंस वो पढ़ाया था प्रेसिडेंस आपको। होते हैं ना। हाँ जी, जो रेफरेंस जैसे पहले। सिविल प्रोसीडिंग चल रही है और मैंने रेफर कर लिया किसी एक केस को, उसी रेफरेंस के बिहाफ पे मैंने जजमेंट प्रोवाइड कर दी, तो उसे रेफरेंस बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो बेसिकली जजमेंट क्या होता है? जजमेंट आपका प्रोनाउंस यानी कि बोला जाता है ओपन कोर्ट में। जजमेंट होता क्या है बेटा? ये बेसिकली एक लॉ की लैंग्वेज में डिफाइन किया गया है। कोर्ट की हियरिंग के खत्म होने के बाद जो मैजिस्ट्रेट, जो जज, जो जस्टिस जजमेंट प्रोवाइड करता है एट द एंड ऑफ ट्रायल,
ठीक है ना, फॉर द फ्यूचर टाइम, फॉर द फ्यूचर टाइम फॉर बोथ द पार्टीज प्लांटिव एंड डिफेंडेंट इज कॉल्ड द जजमेंट। अब इस जजमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि जजमेंट को डिलीवर होना चाहिए, पूरा का पूरा जजमेंट पढ़ा होना चाहिए, तभी हम बोल रहे हैं उसको। एक ऑपरेटिव पार्ट होना चाहिए जजमेंट का, जिसमें लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अक्यूज ऑफ प्लीडर, अब प्लीडर कौन है, प्लांटिफ, और अक्यूज कौन है, डिफेंडेंट। अक्यूज को अगर कस्टडी में रखा गया तो उसको जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा। कस्टडी यानी कि अगर अक्यूज जेल में, तो जो कोर्ट की जजमेंट है उसको प्रोवाइड की जाएगी। अगर अक्यूज जेल में नहीं है तो उसे जजमेंट के लिए कोर्ट में हियरिंग के लिए अवेलेबल होना पड़ेगा, ठीक है ना। उसकी पर्सनल जो अटेंडेंस है वो होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है? कोई भी जजमेंट डिलीवर किया जा रहा है क्रिमिनल कोर्ट में इनवैलिड नहीं होना चाहिए। अब देखो आप, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट कहने का मतलब है जो आपके लैंग्वेज ऑफ कोर्ट रिटर्न बेसिकली इंग्लिश ही होता है। ये कैंट इंग्लिश होता है, पर अगर जस्टिस को बोलना है तो वो ओरल बोल सकता है, हिंदी, ठीक है ना, बट लिखेगा इंग्लिश में। सर अगर इंग्लिश में लिख रहा है और कोई जो उसका प्लांटिफ है, प्लीडर है, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो किसी एडवोकेट को हायर करके समझ सकता है, ठीक है ना। तो ये कंटेन करेगा डिटर्मिनेशन के कुछ पॉइंट को, डिसीजंस को, रीजन फॉर डिसीजंस को। अगर मान लो जजमेंट आपका एक्विटेबल है तो ऑफेंस को सेट करेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, जो कन्विक्शन है वो ऑफेंस से पनिशेबल होती है डेथ और इम्प्रिजनमेंट के लिए, ठीक है ना। अब बेसिकली अगर 1 से ज्यादा साल के लिए इम्प्रिजनमेंट है तो कोर्ट क्या करेगा, इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से कम की करेगा, ठीक है ना। मान लो किसी पर्सन को डेथ की सेंटेंस प्रोवाइड करिए, डेथ के लिए चार्जेबल किया गया, तो इस केस में जो सेंटेंस है वो हैंग करेगा नेक टिल हिज डेथ। कहने का मतलब उससे वो गले में फांसी लगा के मार दिया जाएगा, पर ऐसा भी होता नहीं है ऐसा, ठीक है ना, पर सऊदी अरेबिया में होता है ऐसा। अब इसके बाद देखो लैंडमार्क जजमेंट क्या क्या प्रोवाइड कर रखे हैं। लैंडमार्क जजमेंट में क्या है, बलवंत सिंह केस में, ये बेटा AIR मेरे से पूछा था सीमा ने फर्स्ट ईयर में, तो मैंने उनको बताया भी था। AIR का मतलब होता है जो जजमेंट में मेंशन होता है, ऑल इंडिया रिपोर्ट। अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल इंडिया रिपोर्ट? ऑल इंडिया रिपोर्ट इज अ जजमेंट, इज अ फेमस लीडिंग केस which is published on the newspaper, which is used as a reference case of the for the decision making of future cases, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आपका जो ऑल इंडिया रिपोर्ट लिखा होता है बेसिकली आपका न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ केस होता है। इसको आगे प्रोसीडिंग के लिए अगर कोई सिमिलर केस होता है तो इसको एज अ रेफरेंस यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या बताया कि जो राइटिंग होनी चाहिए जनरल सेंटेंस में, ठीक है ना, जजमेंट को रिकॉर्ड करने से अच्छा उसके रिकॉर्ड को सीरियल नंबर ऑफ केस करेगा कौन, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। कोई नेम ऑफ कंप्लेंटेंट, डेट ऑफ कमीशन, नेम ऑफ अक्यूज पर्सन, प्ली ऑफ अक्यूज, फाइनल ऑर्डर, डेट ऑफ सर्च ऑर्डर को कौन रिकॉर्ड करेगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो कोर्ट ने अगर सेंटेंस ऑफ फाइन कर रखा है तो सेंटेंस ऑफ फाइन आपका होगा किसमें, फाइन को रिकवर, मतलब फाइन के उसमें जजमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। कोई पर्सन अरेस्ट किया किसी पुलिस ऑफिसर ने तो उससे मजिस्ट्रेट में, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है ना। कहने का मतलब है अगर मान लो अरेस्ट को पब्लिक को की, अगर मेरे को अरेस्ट लेके चली गई अभी पढ़ाते समय पुलिस, तो पुलिस की एक अथॉरिटी है, पुलिस मेरे को कहाँ तक प्रोवाइड करेगी बेटा, मजिस्ट्रेट के पास। और मजिस्ट्रेट के पास उसने मुझे अपीयर होने के लिए नहीं किया पुलिस ने, और मेरे पर कोई एविडेंस नहीं आया, कोई चार्ज क्लेम नहीं आया, तो बेसिकली 24 आवर कस्टडी में रख सकती है पुलिस। उसी 24 आवर में उसको किसके पास होना, मतलब किसके पास प्रोवाइड करना होता है कि उसको मजिस्ट्रेट के पास, कोर्ट रूम में। अगर कोर्ट रूम में प्रोवाइड नहीं करता तो कोर्ट रूम क्या कहता है, मजिस्ट्रेट क्या कहता है कि आपको कितना फाइन दिया जाएगा बेटा, समझो आपको कितना कंपनसेशन अमाउंट दिया जाएगा, 1000 रुपीज पे किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक?
अब देखो, मान लो अगर कोई कंप्लेन है नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की जो कोर्ट के बिहाफ पे, तो कोर्ट इसमें कन्विक्ट करेगा अक्यूज को, एक पेनल्टी इम्पोज की जाएगी जिसमें उसको पे किया जाएगा कंप्लेनेंट को, ठीक है ना। तो इससे इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी, 30 डेज। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद देखो, कोई भी कोर्ट को साइन नहीं कर सकता जजमेंट फाइनल अगर उसकी डिस्पोजिंग नहीं हुई है, मतलब अल्ट्रेशन रिव्यू किया जा सकता है, बट साइन कब होगा, अल्ट्रेशन रिव्यू होने के बाद। क्लियर है बेटा, यहाँ तक डाउट है सीमा देवेंद्र, आगे चले हम। सर यहाँ ऑर्डर वाला केस नहीं है, यहाँ डिक्री वाला केस नहीं आएगा सर। वही है बेटा, डिग्री और जजमेंट सेम ही है। सर मैंने कहीं डिग्री, पढ़ा है सर कि जजमेंट के 15 डेज के अंदर डिक्री देना होता है। तो डिग्री क्या है आपका, फाइनल जजमेंट है। नहीं सर, सर जैसे पहले जजमेंट पहले तो जजमेंट डिटेल आता में है हो गया सर। ना। पहले हाँ हाँ, जी जजमेंट सर। में पूरा सारी चीजें डिटेल दी जाती है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ गलती पाया गया। उसके बाद 15 डेज के अंदर में डिक्री दी जाती है। हम्म। जजमेंट के बाद डिक्री आता है सर। अगर डिक्री नहीं आएगा तो जजमेंट को मान्य नहीं माना जाएगा, वो चैलेंज हो जाएगा सर। वो होता है ना सर, जैसे देवेंद्र जी को प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैं थ्योरेटिकली बता रही हूँ, नहीं जैसे नहीं नहीं मैडम, प्रैक्टिकल कोई कि नॉलेज नहीं है, हाँ मैंने कहीं पढ़ा है हाँ इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। हाँ हाँ, यही जैसे जजमेंट तो पूरा डिटेल्ड होता है ना, और डिक्री में हम्म। कंसाइज फॉर्म होती है कि जो मेन मेन क्रक्स ऑफ द जजमेंट होता है ना, वो डिक्री में लिखा जाता है और सर्टिफाई किया जाता है। अच्छा, मैं अगर और ऐसा, देवेंद्र इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो समझा सकूं मैं क्या, बताओ बेटा आप। हाँ हाँ डिग्री क्या बिल्कुल करिए होता है सर। बेसिकली, डिग्री आपका आर्बिट्रेशन में पढ़ा था, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। और जजमेंट क्या ऑर्डर होता है, बताया था ना जजमेंट, सर, हाँ हाँ, आर्बिट्रेशन में जज, तो हाँ, ऑर्डर देवेंद्र बताया जी था ना ठीक सर। कह रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अरे ये सॉरी, जो डिक्री होता है ना सर, डिग्री ये कोर्ट से स्पेसिफिक निकलता है रिलीफ, सर। हाँ, जजमेंट स्पेसिफिक, के हाँ। बाद उसके, हाँ, विदिन 15 डेज जो है ना डिक्री आती है सर। तब तभी वो उसको जो है कोर्ट के फैसले को मतलब फाइनली माना जाता है। तो ये बेसिकली जो 15 डेज का, ये सॉरी, जो हमने डिग्री पढ़ा था ना देवेंद्र, ये हमने कहाँ पढ़ा था, स्पेसिफिक रिलीफ में पढ़ा था। आर्बिट्रेशन नहीं में सर, यहाँ भी अवार्ड पढ़ा था। जजमेंट में भी ऐसा हमने कहीं पढ़ा है सर। हम्म। ठीक है, सही सर कह रहे हो, ऐसा ही वैसे गलत होता नहीं है, है। पहले जजमेंट आता है, फिर उसके बाद ही डिग्री आता है। जजमेंट फिर तो डिग्री कई आती है बार उसके बाद। 100 पेजेस का भी होता है, और डिग्री 1 पेज की होती है, वो जैसे उसका कंसाइज फॉर्म होता है और ठीक है उसका बेटा, अगर क्रक्स गलत होता है नहीं जजमेंट है, कि को सही क्या देखिए कह तो रहे हो लास्ट बेटा। पेज में जो कोर्ट अपना देता है ना, उसी को उठा के वो डिग्री में डालते हैं सर। लास्ट पेज में जो कंक्लूडिंग होता है, कंक्लूड करता है जो कोर्ट, डिग्री हम्म। को उसी फॉर्म में तकरीबन देते हैं। एक आधा मैंने कहीं पढ़ा हुआ है अपने लीगल सेल में, तो थोड़ा ध्यान आ हाँ रहा जी है। सर, ऐसा ही है, ऐसा ही है। करेक्ट है बेटा, फिर आगे चलूं मैं। हाँ सर चलिए। चलू ना बेटा, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड में कर लेना। अब देखो, अपील रिव्यू रिवीजन आता है बेटा, ये कराऊं मैं क्या देवेंद्र, ये तो सिविल प्रोसीजर कोड में भी पढ़ा था हमने, याद है आपको कुछ, 4 तरह के अपील पढ़े थे हमने। मनीष कह रहा है कोर्ट जजमेंट क्या है आपका, फॉर्मल डिसीजन, ठीक है ना। कोर्ट जजमेंट बेसिकली, मनीष का क्या कहना है, ये बात पढ़ लेता हूं मैं। मनीष कह रहे हैं कि, हाँ, कोर्ट जजमेंट आर फॉर्मल डिसीजन मेड बाय द जजेस वेयर हैज कोर्ट डिग्रीज आर फॉर्मल ऑर्डर्स इशूड बाय द जजेस। तो ये कहना सही है क्या देवेंद्र? एक बार रिपीट करिए। ये बेटा मैसेज में है, गूगल मीट में मैसेज आता है ना, उसमें आ रहा है, हाँ देखो। जी सही है, बिल्कुल मनीष जी सही कह रहे हैं। मतलब फॉर्मल डिसीजन है जो जज बनाएगा, और जो कोर्ट डिग्रीज है फॉर्मल ऑर्डर जो इशूड करेगा जज, ठीक है ना। हाँ बनाने सर। को जजमेंट कहते हैं और इशूइंग को डिग्रीज कहा जाता है। सो सर जजमेंट पहले आएगा, डिक्री बाद में हाँ। आएगा, ऐसे हम मान के चलें तो, क्योंकि पहले जजमेंट सुनाई जाएगी और हम्म। प्लान की जाएगी, फिर उसके बाद डिक्री फाइनलाइज की जाएगी सर, मेरे को उसके ऐसा लगता उसके है। करेक्ट। 15 दिन के अंदर डिग्री आ जाती है सर। हाँ, उसका उसका करेक्ट। पीरियड है, जरूरी है, ये उसका पीरियड कंपलसरी है। है कि हाँ विदिन जी। 15 डेज जो है आपको जजमेंट के अंदर ही आपको डिग्री देना है सर। करेक्ट है बेटा, फिर आगे चलूं मैं मनीष। अपील पतार, बिल्कुल सर, मनीष हाँ को जी। समझ में नहीं आएगा, बच्चा ही तो अभी।
अब देखो अपील क्या है, बेसिकली अपील आपकी 4 तरह की थी मनीष, मैं बता देता हूँ जो सिविल प्रोसीजर कोड में पढ़ा था। सिविल प्रोसीजर कोड बेटा पहले प्रिपरेशन करना फिर क्रिमिनल करना, ठीक है ना, जब एग्जाम आएगा तो जल्दी से हो जाएगा। सिविल में हमने पढ़ा था अपील, आपके अपील क्या होता है, एक अपील दी जाती है, ठीक है ना, कोर्ट को स्टार्ट करने से पहले एक अपील दी जाती है। अब ये अपील कैसे होता है, एक लेटर इश्यूइंग ऑर्डर के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। अभी बेसिकली मैं लेटर वर्ड यूज कर रहा हूँ। लेटर आपके 4 तरह के अपील होते थे, किसी को याद है सीमा? फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, अपील फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, और एक और अपील था, याद करो कौन सा अपील था। मैं सिविल प्रोसीजर कोड की बात कर रहा हूँ, सीआरपीसी की नहीं, सीआरपीसी में अलग है, सिविल में अलग अपील है, क्रिमिनल में अलग अपील है, ठीक है ना। याद है बेटा सिविल के 4 अपील? बताओ देवेंद्र, कुछ आइडिया आपको नोट्स में प्रोवाइड था? सर फर्स्ट अपील तो जैसे अगर लोअर कोर्ट से हाँ वेरी गुड। डिसीजन के बाद फर्स्ट अपील की जाती हाँ है जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और सेकंड अपील हाई कोर्ट में। हाँ, अपील फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट क्या था थर्ड, और एक चौथी भी फिर अपील थी, कौन सी थी? चौथी कौन सी थी सर? मुझे भी सर देखना पड़ेगा, मुझे ध्यान ट्रिब्यूनल नहीं। तो नहीं थी सर? नहीं नहीं, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल नहीं थी बेटा। नहीं नहीं ट्रिब्यूनल अच्छा, सर, वो सॉरी वॉइस ब्रेक सॉरी होगी। हाँ ट्रिब्यूनल नहीं थी बेटा, ट्रिब्यूनल में ट्रिब्यूनल नहीं समझ थी। गया, पहले ट्रिब्यूनल क्या है आप। हाँ हाँ नहीं हाँ। वो नहीं था, एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है ना, अभी देख के एक बताता हूँ हाई मैं कोर्ट, क्लास के। सुप्रीम कोर्ट होगी, एक तो होगी एक ट्रिब्यूनल और एक कमीशन। अब लाइक बेसिकली अपील क्या होता है, देखो मनीष, अपील एक टर्म है जिसमें राइट ऑफ कैरिंग अ केस होता है इंफीरियर कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट। कहने का मतलब है मेरे पास एक पावर दी गई है कि मैं अपील डिस्ट्रिक्ट में भी कर सकता हूँ, हाई कोर्ट में भी कर सकता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली टाइप ऑफ अपील क्या क्या दिया है, फर्स्ट अपील इन कोर्ट ऑफ सेशन होना चाहिए। अभी कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है बेटा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट होता है? बताओ सर मनीष। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है सर। हाँ वेरी गुड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट अपील कोर्ट। आपके कोर्ट ऑफ सेशन में होती है, जिसे फर्स्ट अपील कहते हैं सिविल प्रोसीजर। तो सिविल प्रोसीजर का एकदम सिमिलर है। सिविल प्रोसीजर कोड में हमने अपील में क्या पढ़ा था, फर्स्ट अपील इज मेड ऑन, किसके किसके ऊपर मेड होता है, ऑन द लोअर कोर्ट, यानी कि लोअर कोर्ट कहने का मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो बेसिकली एन अपील मेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन अगेंस्ट द ऑर्डर अंडर, कोई पर्सन किसी को ऑर्डर चेक सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस फॉर गुड बिहेवियर, या कोई कोई श्योरिटी लेने के लिए एक्सेप्ट करा है। तो बेसिकली कहने का मतलब कोर्ट ऑफ सेशन में बता रखा है कि किसी को पीस चाहिए तो अपील फ्रॉम कोर्ट ऑफ सेशन अपील कर सकता है, या फिर कोई श्योरिटी के लिए अप्रूव रिजेक्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए होगा, फर्स्ट अपील, जिसे अपील इन कोर्ट ऑफ सेशन कहते हैं। ये सेक्शन के साथ है मनीष, ठीक है ना, इसको पढ़ लेना आप। इसके बाद सेक्शन ठीक है सर। 374 क्या कह रहा है, अपील फ्रॉम कन्विक्शन। अब मान लो कोई एक्साइज कर रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिमिनल जुरिडिक्शन का, तो हाई कोर्ट कन्विक्शन अपील को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सकती है। तो जो हमें सीमा ने कहा, फर्स्ट अपील बेटा आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेकंड अपील आपका सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो अपील फ्रॉम कन्विक्शन भी सेम है। लोअर कोर्ट से कहाँ अपील जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, जब आपका क्रिमिनल जुरिडिक्शन कैसा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है ना मनीष। नॉर्मल नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहने का मतलब आपने किसी ठीक है। नेता का मर्डर कर दिया, आपने 3-4 औरतों को मर्डर कर दिया, 3-4 लोगों का मर्डर कर दिया, तो वो सेकंड अपील होती है कन्विक्शन की। अब जो इसमें बहुत देखो आप क्रिटिकल हो जाएगा, जो बहुत हायर हाँ रिस्क है वो उस टाइप। क्रिटिकल है बेटा, आप कोर्ट ऑफ सेशन एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन की कोर्ट ऑर्डर कन्विक्शन का पास कर सकता है, अपील हाई कोर्ट के पास जाएगा। अब ये जो कोर्ट ऑफ सेशन एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन है, ये पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा देते हैं, ठीक है ना बेटा। तो मैंने आपको समझाया कि पहले इम्प्रिजनमेंट 14 ईयर्स की थी, तो बेटा 14 ईयर्स कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत लंबे समय होता है। तो अब ये 14 ईयर्स से कम करके, अब देखो कोर्ट के नए नए जजमेंट बनते रहते हैं, फंडामेंटल राइट्स नया बनता है, राइट प्राइवेसी आपके समय आया और अगले इसी साल राइट ऑफ प्राइवेसी को हटा दिया गया। तो कोर्ट में क्या नई नई चीजें अमेंड होती है, अमेंड यानी चेंजेस होता है, अल्ट्रेशन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में पढ़ा था हमने। तो बेसिकली इसमें क्या बोला गया, इम्प्रिजनमेंट की जो सजा है वो 7 साल से ज्यादा हो। तो कहने का मतलब वो आपकी 10 साल भी हो सकती है, 12 साल भी हो सकती है, बट 14 साल नहीं होती। अब 14 साल मना हो गया, ठीक है ना।
इसके बाद देखो अगर सर, अब कोई कितनी हो गई पर्सन, है? सर अब तो लाइफ टाइम प्रिजनमेंट सर पूरा, अब तो टिल आपके जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक माना जाता है सर। नहीं नहीं चौदह नहीं सोलह बेटा, 14 साल वाला 14, खत्म हो गया सर। नहीं नहीं अब नहीं कितना हो नहीं गया नहीं, देवेंद्र जी, अब कितना हो 14 गया? पूरे 14, जीवन, आपके जीवन के आखिरी सांस तक लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं अगर बेटा, आपको होता है नहीं उसे तो काला पहले पानी 14 बोलते ईयर्स हैं, तक था सर। नहीं नहीं सर, उसे सुनिए काला ना। पानी हाँ, बोलते हैं। काला पानी का तो प्रोविजन मुझे नहीं पता, पर मैंने जो कहीं पढ़ा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि आप टिल डेथ यू विल बी इन जेल। 14 पहले ईयर्स 14 साल के बाद आप नहीं, वो 14 साल का पहले था सर, आप 14 साल के बाद रिलीज होकर घर आते थे। अब नहीं है सर, सर, अब सुप्रीम कितना कोर्ट हो ने गया? ऐसा कोई दिया है सर। अब अब तो पढ़ लाइफ के टाइम आप बताना जीवन के पड़ेगा आखिरी मनीष सांस मुझे, आप जेल में रहोगे। मेरे को नहीं लगता देवेंद्र ऐसा होता होगा। सर मुझे बिल्कुल ये तो याद है, पर सारे फिर भी मैं, ऑप्शंस होते हैं ना, ऑप्शंस होते नहीं हैं नहीं तो मैडम, अब लाइफ टाइम थोड़े का जो टाइम के लिए भी हो इम्प्रिजनमेंट सकता है ना, है। जो लाइफ टाइम का इम्प्रिजनमेंट है वो पूरा टिल हाँ जी, टिल डेथ है। पहले 14 ईयर्स का होता था लाइफ इम्प्रिजनमेंट टाइम में। अंटिल डेथ। मैं हाँ, मानता हूँ आप जब तक, देवेंद्र हाँ, आपकी अंटिल बात, डेथ। बट क्या है जैसे जो ये क्रिमिनल वन है ऑफ द उसके क्या ऑप्शंस होगा बच्चे नहीं सर, होते होंगे, बच्चे तो मर जाएंगे ऐसे, भूखे मर जाएंगे, ठीक है ना। वन ऑफ तो द ऑप्शंस होगा ये। एक बार मैं अभी पढ़ के बताऊंगा इससे, ठीक है ना, करंट देख के। बेसिकली वैसे 14 ईयर्स ही था। सर वैसे मेरे को ना, मैंने कहीं सुना नहीं है, पर देवेंद्र जी कैसे, पता नहीं कैसे कह रहे हैं, मैंने चेंज सुना नहीं, नहीं है कि मैंने मैंने चेंज हो गया। बिल्कुल अच्छे से सुना है, काफी सालों से अच्छा। चेंज है ये, अभी तुरंत हाल फिलहाल का नहीं है ये। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कि आप अंटिल योर डेथ यू विल बी इन जेल, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है तो। ये बहुत बड़ी चीज है ये, मेरे ख्याल से लोग हाँ हाँ, इसकी तब हुआ एज है के बाद ये छोड़ हुआ देते हैं। है ऐसा। नहीं नहीं, वो तो आपका व्यवहार, आपका करेक्टर अच्छा है तो आपको रिलीज कर देते हैं, या उस टाइम पे आपको बीच बीच में कभी पेरोल भी देते रहते हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन लाइफ टाइम का मतलब है कि अब आप जब तक जीवित हैं आप जेल में रहेंगे, वहीं से मरेंगे। ठीक है, इसको भी मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ के एक बार बताता हूँ, ठीक है मनीष, एक बार नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कर लेना ओके आप। सर, ओके। अब बेटा डेली ज्वाइन करो मनीष, एक भी क्लास मत छोड़ो, इम्पोर्टेंट है सारी। देखो हाँ सर, मैं बेसिकली सही कह रहे हैं पर्सन, सर, मनीष के बिना दिल नहीं लगता है सर क्लास में। हाँ ये तो है, मेरा मनीष और मिकी के बिना दिल नहीं लगता। मिकी ने सही काफी कह रहे हैं नॉलेज सर। प्रोवाइड करता था फर्स्ट ईयर हाँ में। सर, ये बहुत बहुत सर, ये लोग काफी पढ़ते हैं सर, धुआंधार। हाँ ये तो है, सर इसमें बहुत सारे काफी। क्वेश्चन पूछूंगा नेक्स्ट टाइम भी, चिंता मत करो, आ गया हूँ सर अभी निकी को भी बोलूंगा ज्वाइन कर। हाँ, उनको भी बोलो यार, वो एक या क्लास में हुए थे, बोलो एक दो बोलो में सर, फिर हुए ही नहीं। ये तो टॉपर है सर हमारे। एक शशांक था, वो भी आना छोड़ दिया उसने, मुकेश था, भगवती खैरा रखी है, शशांक हो गया, मुकेश हो गया। फर्स्ट ईयर की क्लास लेता हूँ ना बेटा मैं, फर्स्ट ईयर में 15 स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं, आप हंसोगे। सर 15 मैं के ट्राई 15 करूंगा ज्वाइन होते कि हैं। नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम पीपल आए और भी। बोलो यार एक बार सबको। देखो बेसिकली क्या है, जब पर्सन को कन्विक्ट किया जाता है किसी असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन या मेट्रोपॉलिटन जुडिशियल फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो कोर्ट ऑफ सेशंस में आता है, ठीक है ना। अब ये जो पर्सन एग्रीड है, सेक्शन 325360 सीआरपीसी में आता है। अभी सीआरपीसी 1 बता रखा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है मनीष। तो हमने अपील के 2 टाइप्स पढ़े, कोर्ट ऑफ सेशन और कन्विक्शन का। अब तीसरा आता है, देखो आप, अब इसके बाद देखो, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, हाँ। अब आता है आपका, ये एक्सेप्शन बता रखा है सेक्शन 374 सीआरपीसी का। ये सेक्शन क्या बता रहा है कि कोई भी अक्यूज प्ली नहीं कर सकता हाई कोर्ट में। कोर्ट प्ली करेगा और रिकॉर्ड कन्विक्स द पर्सन, देन नो अपील शैल लाई। कहने का मतलब है कि अक्यूज को प्ली उसको चाहिए, प्ली के लिए वो कर ही नहीं सकता। ये प्ली अगर अक्यूज प्ली के लिए कर रहा है तो कोर्ट प्ली उसको कब देगा, उसके रिकॉर्ड और कन्विक्ट के हिसाब से देगा। अगर वो कन्विक्ट और रिकॉर्ड के हिसाब देगा तो अपील तो उसको मिलेगी, ठीक है ना, अपील के लायबल है ही नहीं। और मान लो अगर अक्यूज प्ली गिल्टी हो रहा है अदर देन हाई कोर्ट, तो अपील फॉर द सेंटेंस इज अलाउड होगा, ठीक है ना। इसके बाद सेक्शन 376 क्या कह रहा है, कोई सा भी अपील लाइन नहीं होगा इन द केसेस ऑफ पेटी कैश केसेस में। मान लो अगर हाई कोर्ट के तो इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ 1000 से ज्यादा होगी फाइन। अगर कोर्ट ऑफ सेशन है तो इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ, फाइन 200 का होगा। और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो इम्प्रिजनमेंट 3 महीने या फिर फाइन 200 रुपए का होगा, ठीक है ना। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना मनीष, फर्स्ट लिखा था फर्स्ट क्लास,
और सेकंड लिखा है तो सेकंड क्लास, राइट तो फाइन कितनी होगी 100। कहने का मतलब है बेटा कि मान लो अगर आपने अपील नहीं की है किसी भी पेटी केसेस में, और पेटी केसेस डिफर करते कोर्ट टू कोर्ट में, ठीक है ना, हर कोर्ट में अलग अलग डिफर करते हैं अमाउंट। इसके बाद आता है आपका स्टेट अपील। अभी देखो स्टेट अपील क्या होता है, स्टेट अपील क्या होता है, आपका अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब बेसिकली दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला सेंटेंस के लिए, या ऑर्डर ऑफ सेंटेंस कौन देता है, मजिस्ट्रेट देता है। अभी अपील कोर्ट ऑफ सेशन के थ्रू होती है। ऑर्डर ऑफ सेंटेंस कोई अगर और अदर कोर्ट दे रहा है तो हाई कोर्ट के थ्रू होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप फिर आता है आपका अपील इन केस ऑफ इक्विटेबल, ठीक है ना। हाँ देखो आप, अपील इन केस ऑफ एक्वाइटल। एक्वाइटल कहने का मतलब है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास पावर है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट करने की कि अपील फाइल करे कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है ना, जो डन हो मजिस्ट्रेट में इन केस ऑफ कॉग्निजाइबल और नॉन वैल्यूएबल ऑफेंस। अभी बेसिकली स्टेट आपका एम्पावर है किसके लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए फाइल करेगा अपील फॉर ऑर्डर एक्विटेबल के लिए, ठीक है ना। इसमें नोटेड किया गया कि एक प्रायर परमिशन होनी चाहिए हाई कोर्ट का बिफोर अपीलिंग हाई कोर्ट से। अगर ऑर्डर आपका गिवन दिया गया केस में तो बेसिकली इंस्टीट्यूटेड होना चाहिए कंप्लेंट के बेसिस पे। यहां तक क्लियर है, ठीक है ना। अभी हाई कोर्ट ग्रांट कर सकता है स्पेशल परमिशन टू प्रेजेंट द अपील। अगर मान लो कंप्लेन आपकी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ नहीं है तो एप्लीकेशन मूव हो सकती है 60 डेज में। तो आपका अगर मान लो कोई अपील रिजेक्ट करना चाहते हो तो नो अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्यूटेबल सेल ला। देखो इसके बाद जो जो हमने पढ़ा, एक तो अपील इन कोर्ट ऑफ सेशन पढ़ा, अपील फ्रॉम कन्विक्शन पढ़ा और स्टेट अपील पढ़ा। अब आता है आपका अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। इसमें क्या होता है 10 या 10 से ज्यादा सालों की आपकी पनिशमेंट होती है। इसके बाद देखो स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। ये स्पेशल राइट ऑफ अपील क्या है, बेसिकली अक्यूज के पास एक राइट ऑफ अपील है, ठीक है ना, अनपिलेबल सेंटेंस के लिए जो उसको गिवन है अपीलेबल सेंटेंस में। यहां तक क्लियर, किसी को डाउट है बेटा इसमें? बताओ मनीष, हमने 5 तरह की अपील पढ़ी, कौन कौन सी? अपील इन कोर्ट ऑफ सेशन, अपील फ्रॉम कन्विक्शन, फिर इसके बाद हमने पढ़ा स्टेट अपील, फिर हमने पढ़ा अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट। आगे चलूं देवेंद्र, सीमा में? जी सर। भगवती वॉइस आ रही, किरण आपको? आगे चले हम। बोलो भगवती, वॉइस नहीं आ रही आपकी। चलिए सर आगे चलिए। अब देखो इसके बाद जो टॉपिक है वो रेफरेंस रिव्यू और बेलमेंट है, वो आज मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। फिर आपके 2 रह जाएंगे, एक प्रोबेशन और एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस में आते ही आते। सर ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कौन से वाला, 2000 वाला या 2015 वाला है? 15 अच्छा वो सिमिलर है सीमा, कोई अलग नहीं है, ठीक है ना। मैंने अच्छा। दिखाया भी था सिलेबस में आपको, लेकिन उसमें मैं वो दिखा नहीं देता लिखा हूँ। हुआ कि 2000 है या 2015 है, वो क्लियर बेसिकली नहीं पूरा है। है, एक बार मैं देख के बताता हूँ आपको। हाँ पुराना ये ही देखो चलो लेके नया थोड़ी आएगा सिलेबस में। पुराना तो प्रोबेशन ऑफ, 2000 है। एक बार स्क्रीन देखोगे सीमा आप, जो 2 न्यू हाँ टॉपिक है ना, जी। जैसे हर हर बुक में मैंने एक चीज नोटिस की, जैसे हमने स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो उसमें सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप था। देख सुनते रहो सीमा। फिर बेटा मैंने आपको पढ़ाया है कौन सा, प्रॉपर्टी लॉ। प्रॉपर्टी में लॉ में आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट था, और क्या था, ईजमेंट था, ठीक है ना, राइट टू ईज ईजमेंट। इसके बाद सीमा हमने हाँ पढ़ा जी। एविडेंस लॉ। एविडेंस लॉ में कुछ भी नहीं था अलग, ठीक है ना, एविडेंस लॉ आपका सेम का सेम था। इसके बाद मैंने आपको पढ़ा है सिविल प्रोसीजर कोड। अब सिविल प्रोसीजर कोड के बाद लिमिटेशन भी उसमें इंक्लूड था, ठीक है ना सीमा। अब आता है आपका क्रिमिनल लिमिटेशन तो सर प्रोसीजर। वो सीपीसी में होता है ना शायद, हाँ सिविल लिमिटेशन। प्रोसीजर कोड, वही बोला मैंने हाँ बेटा जी, आपको। सिविल सिविल, हाँ जी। सिविल प्रोसीजर कोड में लिमिटेशन एक्ट था।
अब आपका आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या दो चीजें ऐड की गई हैं, एक तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, ये ऑफेंडर क्या प्रोबेशन जो छोटे छोटे चोरियां करते हैं, जो रात में चोरी कर दी उनके लिए, ज्यादा बड़ा नहीं, इजी टॉपिक है। इसके बाद देखो स्क्रीन में देखना आप, फिर क्या है आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। मुझे पुराना मिला नहीं देवेंद्र, तो मैंने इसी से पढ़ा दिया। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? सर एग्जाम में कौन सा पूछा जाएगा? एग्जाम में बेटा यही पूछा जाएगा। सुबह मैं को सिलेबस दिखाऊं क्या आपको अभी? और सर मेरा क्वेश्चन ये है, दोनों में डिफरेंस क्या है 2000 और 2015 में? तो इनको अमेंडमेंट है या क्या है? सेम रहता है मनीष, सब कुछ सेम रहता है यार। जैसे कंपनीज एक्ट किसी ने 1956 पढ़ा है, जो कंपनीज एक्ट सर 1956 उसमें है ये उसमें, प्रॉब्लम हो जाती है ना सर, फिर उसमें जो सेक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हाँ ये है। कि हाँ ये तो मैं वो बहुत बड़ी प्रोवाइड कर प्रॉब्लम दूंगा है। ना आपको सीमा, मैं प्रोवाइड कर हाँ दूंगा, जी, ये टेंशन हमें मत लो। क्लियरली आप बता दीजिएगा कि हाँ कौन हाँ से मैं वाला बिल्कुल, मैं इसको 2015। देख लूंगा, ओवर थ्रू कर लूंगा हाँ जी आपकी सर, यूनिवर्सिटी से, ठीक। भीमराव अंबेडकर से, क्यों हाँ जुवेनाइल जी, जस्टिस कौन सा पार्ट देंगे, ठीक है ना? हाँ जी तो सर, बस यही बेसिकली पूछना देखो एक बार मनीष आप, मैं कहना चाहता हूँ जैसे कंपनीज एक्ट 1956 मैंने पढ़ा और 2013 दोनों मैंने पढ़े। तो 56 में क्या था, 77 बायबैक ऑफ शेयर्स था, ठीक है ना? कंपनी खुद के शेयर्स नहीं कर परचेज कर सकती ओपन मार्केट में। सेक्शन 77 कहता था 56 में, बट 2013 में वो 69 कर दिया गया सेक्शन। तो बेसिकली जब लॉ चेंज होता है ना मनीष, तो उसका सेक्शन बदल दिया जाता है, कंटेंट सेम का सेम रहता है आपका, ठीक है ना किरण? आप ऐसे कह रहे हो जैसे अभी ये जो सा हमारा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस और बीएनएस और हम्म, उसमें जा रहा है, तो सिर्फ अमेंडमेंट आगे पीछे लेके जाएंगे ऐसे, ये हाँ एग्जांपल ये कहना सेम, चाह रहे हो सर? ये ओके। यस बेटा यही सेम कहना चाहता हूँ, सब कुछ का सब कुछ सेम रहता है, ठीक है ना? अब देखो मैं थोड़ा सा करा दूं यार मनीष, क्योंकि यार फिर काफी यार मेरे को 4 क्लासें लग जाएंगी ना इसमें। आप देखो थोड़ा स्पीड में कराता हूं मैं, ठीक है ना? रिवीजन रिव्यू कराने की जरूरत है क्या बेटा, बताओ आप? करा ही लेता हूँ मनीष सानी। देखो रेफरेंस और रिव्यू क्या होता है। रेफरेंस मैंने आपको बताया, किसी रेफरेंस किसी मैटर का। देखो आप अगर जैसे मैटर होता है दो कोर्ट के बीच में, जिसमें लोअर कोर्ट एक ओपिनियन चाहता है हाई कोर्ट से, तो क्या कर सकता है, रेफरेंस को यूज कर सकता है। एक रेफरेंस किस केस को सेंड करने से पहले हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट सेटिस्फाई करेगा खुद से, ठीक है ना? अब बेसिकली जो केस पेंडिंग रहते हैं उसमें वैलिडिटी कैसे चेक की जाती है, कि रेफरेंस का यूज करके लोअर कोर्ट एक ओपिनियन को स्टेट करेगा रीजन फॉर द सेम और रेफर करेगा सेम टू सेम हाई कोर्ट फॉर द डिसीजन। क्लियर है बेटा? इसके बाद देखो ये कुछ थ्योरी दे रखी है, इसको ऊपर से समझा देता हूं मैं रेफरेंस में। बेसिकली क्वेश्चन जब रेफर होता है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ऑर्डर पास करता है। अब एक जो कॉपीज ऑफ सच ऑर्डर सेंड किया जाता है लोअर कोर्ट में, जिसको रेफरेंस बनाना है। क्लियर है ना बेटा यहाँ तक? अब लोअर कोर्ट क्या करेगा, डिस्पोज यानी सेल कर, डिस्पोज ऑफ द केस, केस को छोड़ सकता है इन द लाइट ऑफ रेफरेंस ऑर्डर गिवन बाय द हाई कोर्ट। कहने का मतलब है कि केस से जल्दी मुक्त हो सकता है, फ्री हो सकता है, अगर वो रेफरेंस का यूज करेगा। कौन करेगा? लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट किसके? रेफरेंस का यूज करेगा, हाई कोर्ट के, ठीक है ना? अब हाई कोर्ट एक रेफरेंस कोर्स की कॉस्ट को पे करता है, ठीक है ना, बाय डायरेक्ट, में डायरेक्ट बाय whom the cost of reference will be paid। क्लियर है बेटा यहाँ तक? मान लो कोई केस पेंडिंग है रेफरेंस में हाई कोर्ट में, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कमिट करेगा अक्यूज को, क्यों जेल या रिलीज करे ऑन देम ऑन बेल। क्लियर है बेटा? रेफरेंस आया सबको समझ में? वो रिव्यू करूं मैं? यस सर। अब रिवीजन आता है बेटा, रिवीजन आता है। रिवीजन क्या होता है, एक बदलाव होता है, ठीक है ना मनीष? जैसे हम बदलाव करना चाहते हैं, तो देखो आप हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास, हाई कोर्ट तो सेकंड कोर्ट है, और कोर्ट ऑफ सेशन क्या है मनीष? आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास एक पावर है कि वो एग्जामिन कर सकता है रिकॉर्ड को, इसमें वो करेक्ट कर सकता है, लीगलिटी चेक कर सकता है फाइंडिंग सेंटेंस की, एक रेगुलरिटी को मेंटेन कर सकता है इंफीरियर कोर्ट के। रिवीजन रिवीजन कहाँ मेंटेन नहीं हो सकता, जब आपका ऑर्डर अपील में गया है, या फिर कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर है। इंटरलोकेटरी ऑर्डर कौन से होते थे,
ये डिपेंड होते थे कुछ केसेस पे, ठीक है ना। जैसे आपका फैमिली सेटलमेंट, तो फैमिली के ऊपर डिसाइड होता था बेटा। ये मैंने सिविल प्रोसीजर कोड में पढ़ा रखा है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर, एक बार गो थ्रू कर लेना आप। इसके बाद देखो पावर इंक्वायरी कब कब कर सकता है, इसमें क्या क्या बता रखा है। जो रिविजनल कोर्ट है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इंक्वायर करने के लिए बोलेगा, डिसमिस कर सकता है कंप्लेन को या फिर अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो पावर ऑफ सेशन कोर्ट ऑफ रिवीजन। सेशन कोर्ट ऑफ रिवीजन के क्या क्या पावर है। हाई कोर्ट ऑफ सेशन ट्रांसफर कर सकता है एडिशनल सेशन जज को। इसके बाद हाई कोर्ट पावर ऑफ रिवीजन है कि हाई कोर्ट के पास एक पावर है किसके अंडर, कहने का मतलब है हाई कोर्ट पावर ऑफ रिवीजन। रिवीजन आपका कहाँ हो सकता है, हाई कोर्ट में हो सकता है। यहां तक क्लियर है मनीष? थोड़ा बड़ा टॉपिक है। अब इसमें देखो आप, हाँ बड़ा तो है सर। ये रिवीजन हो जाएगा कि कराऊं ये पेज बेटा 55 समझाऊं, बताओ सीमा देविंदर। तो बेसिकली आप रिवीजन कह रहे हो कि कुछ बदलाव या चेंज में अमेंडमेंट करेंगे, तो हाँ, उसके अमेंडमेंट बारे जो में हाई क्या कोर्ट बोल। में किया जा सकता है बेटा, हमने सिविल प्रोसीजर कोड में पढ़ा है, ठीक है ना, प्रीवियस क्लासेस में इसको अच्छे से गो थ्रू किया था हमने। इसको आगे कर दूं क्या बेटा, मैं बताओ आप। जब किसी की वो नहीं होती ना अपील, तो अब भी रिवीजन होता है ना सर। हम्म, बताओ बेटा, आगे चलो मैं। बोलो बेटा देविंदर। ऊपर ऊपर सीमा, करा दीजिए सर। करा दूं ना बेटा मैं, आगे इसको पढ़ लेना एक बार, रिवीजन मैंने करा रखा है, ठीक है ना, आप भी अटेंड थे उस क्लास में। अब देखो बेल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेल। मनीष आपको आइडिया है बेल का मीनिंग क्या होता है? मनीष वॉइस आ रही है आपको, व्हाट हाँ इज द सर। मीनिंग ऑफ हाँ बेल? सर, सर बेल होता है लाइक गारंटी किसी को देते हैं उसके बिहाफ पे उसको रिलीज करने के लिए, एक्यूज को। बेसिकली आपको गिल्टी फाइंड नहीं किया जाता ना मनीष, तो आपको बेल प्रोवाइड की जाती है आपको। यू आर फ्री फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर, मतलब फ्री फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, कस्टडी ऑफ पुलिस से सर वहां ठीक है पर ना। रिलीज करने तो के आपको बेल दे दी जाती है। तो बेसिकली आपका क्या है, जो बेल प्रोविजन है इसमें बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस था, याद है ना बेटा। बेलेबल कौन सा, जो लिए। छोटे अवेलेबल मोटे है। थेफ्ट हो गया। हाँ जी। नॉन बेलेबल जिसमें जैसे आपने क्राइम मर्डर बहुत किया, ज्यादा जब क्राइम किया, तो मर्डर। उसमें वारंट आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो बेल इन बेलेबल ऑफेंस आपको मिल सकती है, पुलिस के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है। बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होगा, जैसे आपने कोई क्राइम किया है, कोई चार्ज हो रहा है, कोई हार्शनेस किया है, कोई एविडेंस की क्रेडिबिलिटी रिलायबल नहीं है, कोई रिस्क ऑफ एक्यूज है, वो भाग गया क्राइम करने के बाद, पिटिशनर अपने डिफेंस के लिए चाहता है, ठीक है ना, 16 साल के कम की औरतों के साथ कुछ गलत व्यवहार किया गया एक्यूज की हेल्थ एज के साथ, तो ये सारे ऑफेंस क्या होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, ठीक है मनीष। अब बेटा बेसिकली देखो एक केस बता रखा है, कल्याण चंद्र सरकार वर्सेस राजेश रंजन। ये जो अपेक्स कोर्ट है वो ऑब्जर्व कर सकता है एक्यूज का नॉन बेलेबल ऑफेंस में, ठीक है ना। अब इसके स्टेजेस बता रखे, सबसे पहला होता है एंटीसिपेटरी बिल। अब ये एंटीसिपेटरी बिल होता क्या बेटा, आपको नॉलेज है देवेंद्र, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीसिपेटरी बिल? सर आपको गिरफ्तारी से बचने के लिए जो बेल मिलता है ना सर, दैट इज एंटिसिपेटरी बेल एडवांस सर। में। एडवांस। एडवांस में। मैं ऐसे कह सकता हूँ देवेंद्र, जैसे मुझे कोर्ट में अपियर कर दिया गया है और मैंने किसी का क्राइम किया और उसी दिन मेरे को बेल मिल गई, फर्स्ट डे ऑफ अपियरेंस इन द कोर्ट। नहीं सर, सही है? नहीं सर, नॉट पॉसिबल। नहीं। नो। वो आप तो सुन के बेल मिला, दैट इज सेपरेट थिंग सर। आप एंटिसिपेटरी मतलब कि आपको गिरफ्तारी का डर है और आप हम्म। हायर कोर्ट में जाके और आपने एक बेल पिटिशन डाल के अपने एंटिसिपेटरी बेल की, मैं अगर गिरफ्तार होता हूं तो मुझे गिरफ्तार न किया जाए, ये उसमें एश्योरेंस होता है एंटिसिपेटरी बेल में सर, एक ऑर्डर कि निकल आता गिरफ्तारी है न उसमें, की जाए। ना की जाए। और मेरा एक और क्वेश्चन है देवेंद्र आपसे, जैसे मेरे को जेल ले गया गया बेटा, मेरे पापा की डेथ हो गई,
तो मुझे कोर्ट ने कहा जाओ तुम अपने पापा की आग की लाश को जला लो और वापस जेल में आ जाओ, तो क्या एंटीसिपेटरी बेल होता है बेटा ये? सर मेरे को जहां तक लगता है बेल ऑन मर्सी होता है सर, जिस केस में अगर आपको कुछ रिचुअल्स होते हैं ये सब करने के लिए अलाउ किया जाता है। वो एंटीसिपेटरी बेल मेरे ख्याल से वो एंटीसिपेटरी बेल में ये वो नहीं होता है। एंटीसिपेटरी नहीं आएगा सर, ये नहीं है। तो है ना सर? एंटीसिपेटरी बेल आपको कहने मर्सी का बेल मतलब मिलती है है, जैसे आपको कोई रिचुअल करना होता है तो उस वक्त में आपको बेल दे देते हैं सर। तो अगर आप और एग्जांपल बेल देना बेल चाहो। भी वहां देते हैं, बेल भी वहां देते हैं सर जहां आपको सजा अभी नहीं हुआ, कन्विक्ट नहीं हुए हो सर। मेरा है ना सर? अभी क्वेश्चन, आपका सही कह रहे हो बोलिए बेटा, अब सर। मेरा जैसे क्वेश्चन है कि ऐसे देवेंद्र जी, जैसे मान लीजिए मुझे ये डर है कि मुझे शायद अरेस्ट कर लिया जाएगा और ये बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस में मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, तो उस केस में मैं जाकर एंटीसिपेटरी बेल ले लूं और जब पुलिस आए मुझे अरेस्ट करने तो मैं वो दिखा दूं कि मेरे पास ऑलरेडी हाँ, है। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं मैडम जिसमें वो लोगों को अरेस्ट का डर होता है, तो एंटीसिपेटरी बेल लेके बैठे रहते हैं कि पुलिस आके उनको पकड़े नहीं। अभी से हेराल्ड वाले केस में है जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी इन लोगों को बेल मिला हुआ है। एंटीसिपेटरी पहले बेल लिया था या बाद में मुझे ध्यान नहीं रहा, पर उनको बेल पे छूटे हुए, क्योंकि अभी वो अंडर प्रोसेसिंग है। वो केस हेराल्ड वाला जो केस है उनका बड़ा फेमस केस हाँ है। जी, हाँ जी। वो लोग बेल पे छूटे हुए हैं और अभी प्रोसीडिंग नहीं हुई है उस केस में, क्योंकि अगर कन्विक्टेड हो जाएंगे तब तो फिर वो अलग चीज हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोसेसिंग चलना है, कोर्ट में हियरिंग हो रही है, उसके पहले उनको अरेस्ट से बचने के लिए वो सारे चीजें अभी इन लोगों ने, जैसे शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया वगैरह ने एंटीसिपेटरी बेल मांगा था लेकिन नहीं मिला था उसमें। हाँ, तो इस तरीके की चीजें में वो एंटीसिपेटरी बेल मांगते हैं पॉलिटिशियंस जनरली, या बड़े बड़े लोग जो होते हैं। अरेस्ट एक तरीके का नहीं, जो मनीष सिसोदिया जी को नहीं मिला तो वो तो मेरे ख्याल से वो नहीं नहीं, दूसरा वो वाला अरेस्ट होने क्राइम से पहले उनको, नॉन बेलेबल अरेस्ट होगा ना होने से सर? पहले, हाँ नॉन मैडम, कॉग्निजेंट। वो हाँ जी, नॉन नहीं नहीं, बेलेबल। वो तो एक अलग इशू है, तो ईडी ने उनको किया, लेकिन उसके पहले उनको पता था कि ईडी उनको गिरफ्तार करेगी, तो वो गए थे एंटीसिपेटरी बेल के लिए, लेकिन उनको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। बोला नहीं, पहले आप हियरिंग कराइए, जाइए उनके सामने पेश होइए, उसके बाद हम देखेंगे। बहुत सारे केस में कोर्ट मना भी कर देती है क्योंकि वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए। पीएमएलए में सेक्शन ही ऐसे है ना सर, इसलिए उसमें बेल का वो ही नहीं था प्रोविजन। अच्छा, मेरा क्वेश्चन एक अराइज होता है देवेंद्र, आप क्लियर कर सको तो, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एंटीसिपेटरी बेल? सर मुझे अभी तो वो कोई खास ऐसा केस याद नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस पड़े हुए हैं जिसमें ये पॉलिटिशियंस जो है सर एंटीसिपेटरी बेल लेके बैठे रहते हैं कि उनको पुलिस मतलब आएगी, पैसा देके, पूछताछ करेगी, कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं करेगी। अरेस्ट से पैसा बचने देके के ना, लिए सर लिया जाता है सर। ऐसे समझो ना, मैं पैसा देके। क्या बोले? मैं कह रहा हूँ बेटा ऐसे ना जैसे कि पैसा देके। नहीं सर, न्याय प्रणाली पे ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं सर कि पैसा दे के हो जाता है। हाँ, लेकिन ये अरे है कि उसमें अच्छी खासी वकील की टीम होती है, बहुत सारे एविडेंसेज आपको देने होते हैं कि आप एंटीसिपेटरी बेल देने से कोई विटनेस को आप साक्ष्य को कोई आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और ऐसा ऑफेंस नहीं है जिसमें बेल ना मिले, ना दिया जा सके। ये सारे प्रूफ देने होते हैं उसमें। तो मेरे कहने का मतलब ये है देवेंद्र, जैसे कि मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, पैसों से तो कुछ भी हो सकता है आजकल। सर पैसा पैसों पैसा से। मैंने जज को तो नहीं दुलाने की मैं बात करूंगा, हाँ, लेकिन सिस्टम के साथ आप अपनी चीजों को ऐसे पेश करेंगे फॉर्मल वे में कि आपको बेल मिलता है सर। करेक्ट। बड़े से ठीक बड़े है। वकील आप ले लेंगे, राम जेठमलानी जैसे वकील ले लेंगे, मनोज सिंघवी जैसे लेंगे, तो आपको और ऐसे एविडेंसेज रखेंगे। उसमें खास करके ये होता है कि आप किसी विटनेस को, किसी पेपर को आप बाहर रख के डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, और वो जिस क्राइम में आपके एंटीसिपेटरी बेल मांग रहे हैं वो ऐसा क्राइम नहीं है जो जिसमें बेल ना मिलता हो। तो आपको एंटीसिपेटरी बेल इस कंडीशन में जनरली दे देती है सर कोर्ट्स। अगर कोई वजह नहीं है, अगर आप जो है जांच के साथ छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं, या अपने पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग नहीं करने वाले हैं। हाँ कंडीशंस हाँ पे बेल हाँ, तो देते होंगे हाँ, ना। वो सारी चीजें आपको, आपका एडवोकेट जो है वो न्यायालय में प्लीड करेगा कि हम ये चीजें हमारे जो
जो विटनेस है ये, जिनको आप अरेस्ट करने वाले हैं या जिसके अरेस्ट होने की संभावना है, वो ये सब चीजें नहीं करेंगे, इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, तो एंटी सेपरेटरी बेल मिलता है। करेक्ट। तो बेटा देखो, बेसिकली आज जो हमने किया वो बेल के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। तो आप बताओ देवेंद्र, अगर आगे कंटिन्यू करना है तो मैं यहाँ तक छोड़ दूं बेल तक, फिर नेक्स्ट क्लास तक करा दूं इसे पूरा कंप्लीट, बताओ आप। अब तो ये सर पंच परमेश्वर जो यहाँ उपस्थित है वो बताए सर। बताओ मनीष आप। सर नहीं ऐसी क्या बात है? सर नहीं, आप मनीष नेक्स्ट लिख टाइम रहे करा हैं कि आपका बेसिकली अगर श्याम बिलीव करता है कि पुलिस उसको अरेस्ट करेगी नॉन बेलेबल क्राइम के लिए, तो उसके पास ऑप्शन है कंसर्न हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कि ऑर्डर करेगा पास जिसमें उसको अरेस्ट किया जाए, तो उसको रिलीज मिल सकती है बेल की। क्लियर? मतलब बिल्कुल एक्यूज हाँ। पर्सन को नॉलेज है कि उसने कोई क्राइम किया नहीं है, तो उसको हाँ एंटीसिपेटरी बिल मिलेगी। मिल ठीक है ना सकती है, मनीष, नहीं, वहाँ आप वो पे यही क्राइम कहना किया चाहते भी हो सर, वो क्राइम किया भी हो, लेकिन हैं? वो क्राइम ऐसा ना हो कि जिसमें अरेस्ट अवश्यंभावी बन जाए। कभी कभी कॉग्निजेबल क्या वाला होता है, है ना। पॉलिटिकल चीजें होती है ना, जैसे पॉलिटिकल पार्टी, जैसे जैसे ये सरकार में जो पार्टी है, जैसे वो सर केजरीवाल जी को एक नहीं बार मिला आप था, हाँ नहीं मिला हाँ, था। तो उस तरीके का एंटीसिपेटरी बेल उनको नहीं मिला था सर। और उन्होंने वो भी कई इलेक्शन गलतियां की थी, उनको बुलाते रहे, 12 बार बुलाए, वो नहीं गए, तो एक उनके अगेंस्ट में ये भी गया। फिर तो फिर एनफोर्समेंट, क्या नाम, ईडी एनफोर्समेंट कहते हैं ना, डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट। ऑफ एनफोर्समेंट, फिर डायरेक्टरेट उनके ऑफ एनफोर्समेंट है। उन्होंने फिर इनको पुश करके आ जाओ अब रिमांड में, फिर फंस गए हैं। अब तो खैर कुछ दूसरी चीज में फंसे नहीं है, मतलब उनके पीए ने कर दिया पता करके नहीं सब। बेटा कौन लोकसभा का इलेक्शन सर जीतेगा, देखेंगे मजे बाद कौन नहीं सर, जीतेंगे तो बीजेपी ही, ये तो जानबूझ के किया जा रहा है ताकि वो हिंड्रेंस में। लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, नथिंग लाइक दैट, और कुछ नहीं है। सबको पता हाँ है ये जीतना तो है उसने। भाई। आपने आपने इस बार देखा प्रचार नहीं हो रहा। प्रचार हम्म मतलब प्रचार का परसेंटेज 5% भी नहीं होगा, देखोगे तो, हम्म क्योंकि सबको पता है क्या होना है। बट और ये वाले तो चुनाव दूसरे हैं, इसमें तो मतलब केजरीवाल वैसे जीत जाएंगे, लेकिन सीट बहुमत तो आने से रहा उनका, वो तो आ नहीं सकता, हम्म क्योंकि और कोई फेज ही नहीं है सर पॉलिटिक्स में आज की डेट में। सही जो बात है, बात बस एकदम प्रॉब्लम ये करेक्ट है, है। अगर फेस होता ना इस बार तो अलग, तो लोग हम्म इस बार जरूर किसी और को ट्राई करते। ये हम्म, प्रॉब्लम सही बात है। और सर मेरे नेक्स्ट एरिया टाइम में करते बेटा हैं। लाइट भी जा रही है बहुत। हाँ आप हंसोगे आप सब, मेरे है ना एरिया जहाँ मैं द्वारका में रह रहा हूँ पालम में, वहाँ पे लाइट अब जा रही है। पिछले 3-4 दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। 25 तारीख को इलेक्शन है ना लोकसभा का, 25 तारीख इसी के को लिए। है, अभी सुनने में है कि मतलब अलग अलग तरीके से हैं लोग, सोच रहे हैं कि हिंदुत्व है तो क्या नाम हम्म, है, कि वृंदावन मथुरा ले जाएं ताकि रोड ही ना डाल डाल पाए यहाँ पर, तो ऐसे भी कोशिश की जा रही है बस करके, लेकिन कितने बंदे क्या कर लेंगे। ऑलरेडी सही साइकोलॉजिकल बात, फैक्ट है ना सर, ये साइकोलॉजी फैक्ट है, तो सही सबको पता बात है है वहां बेटा। जाना है। पर हाँ, दिल्ली के लिए देवता तो केजरीवाल जी हैं जो फ्री में दे रहे थे। वो तो है ही। अच्छा छोड़ो बेटा, ये अरे तो नेक्स्ट वो क्लास तो में। हाँ वो तो असेंबली के इलेक्शन में जिताएंगे ना, पर लोकसभा में तो हाँ इनको, जनरल इलेक्शन में लोकसभा तो में, भाई आपको देश की लोकसभा बात है, इसमें बिल्कुल तो आपको बिल्कुल सर, है यहाँ ना, पर तो तो देश के मतलब लिए ट्राई काम करने का करना है। बेकार ही है देवेंद्र जी, सही में यहाँ तो मतलब अब नहीं कर रहे तो बढ़िया है, इनको सबको पता है कि वो 400 पार तो नहीं होने वाला, लेकिन हाँ आएगी बीजेपी, वो 100% है। आप देखिए यूसीसी कैसे आएगा, अगर सरकार मजबूत बनेगी तब तो यूसीसी आएगा, नहीं तो पूरा जोग्राफिकल चेंजेज आ गया पूरे देश में, बताइए। वो बात तो है। सही जोग्राफिकल बात। चेंजेज आ गया, जो 10% है 45% हो गए। आप कैसे इसको झेलेंगे? यूसीसी आएगा तब ना आप सिंगल मैरिज आप करेंगे, आपके बच्चे कम होंगे, आप इधर उधर की बातें नहीं चलेंगी, इसमें सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड रहेगा। वो जो संविधान बोलता भी है कि आप सरकारों को इस तरफ बढ़ना चाहिए, कोई इलीगल काम नहीं होने जा रहा। एग्री एग्री, सही कह रहे हो। अच्छा बेटा मैं देश, कंटिन्यू कर दूं टॉपिक देवेंद्र, थोड़ा सा बस बस समझाना है, मैं समझा नहीं, ठीक है, हाँ सर दिखा रहा करिए, हूँ। सर करिए करिए। तो बेसिकली हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे देवेंद्र, आप प्रेजेंट रहना है मनीष आपको हर क्लास में। अब बिल्कुल रहूंगा सर, बेल बिल्कुल present। बेल करेंगे, ठीक है ना। बेल के बाद बेटा क्या करेंगे दिखा देता हूँ मैं जल्दी से। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी करा दूंगा मैं, फिर इरेगुलरिटीज इन प्रोसीडिंग जो इजी टॉपिक है। फिर हम करेंगे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट करेंगे 1958। फिर क्या करेंगे लास्ट में जूनियर जस्टिस एक्ट 2015। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब ओके जूनियर ठीक। जस्टिस करने के बाद एक चीज नोटिस करो आप, यह आपका जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है यह आपका हो जाएगा फिनिश। क्लियर है यहाँ तक? बताओ आप। ठीक है सर।
और एक इसके बस बाद तो देखो, एक मिनट, हाँ एक मिनट जाना मत आप सब, एक दो तीन बातें क्लियर कर लो। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कराऊं बताओ? सर सर नेक्स्ट अभी ये क्लास में, 3 प्लीज टॉपिक क्लियर बचे हैं जरूर ना। कर दीजिएगा कि ये 2000 है या हाँ 2015। अभी वही दिखा रहा हूँ सीमा, मैं वही दिखा रहा हूँ, हाँ जी, वो बहुत जरूरी है सर कि दिखा रहा हूँ। 2015 है या ये एक नया 2000, क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा को जो पेपर आने वाला है मैडम, कि हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे? हाउ कैन ये वी, ये नए ये सब्जेक्ट है जो बेटा। सीआरपीसी का पार्ट है ना अच्छा, उसी ये में आएगा, सीआरपीसी का इसी में एक पूछा एक जाएगा। छोटा सा पार्ट है जिसको पार्ट एक है पोर्शन जुवेनाइल है उसमें कवर जस्टिस करेंगे। एक्ट। अच्छा ठीक है। हाँ देखना जी, एक बार मनीष, स्क्रीन में देखो लेकिन आप। मैंने कहीं सर पढ़ा था 2000 है, ये प्लीज ये कंफर्म करके बता दीजिएगा। अब इसमें तो कुछ मेंशन है नहीं। सीमा मैडम कंफर्म है, देखिए 2000 ही रहेगा। है ना सर? कोई नहीं, मैं 2000 ढूंढ लूंगा बेटा, उसको फिर हटा दूंगा, ठीक है, पीडीएफ से। अच्छा, फिफ्थ क्योंकि हटा के सर यूनिवर्सिटी कंबाइन में वो कर सर दूंगा। कंफर्म। सिलेबस चेंज, यूनिवर्सिटी का सिलेबस इतने आसानी से चेंज नहीं होता है, वो बहुत मुश्किल काम है और टाइम हम्म। लगता है, तो ये 2000 ही मान के चलिए आप। हाँ जी, थोड़ा क्लियर दि- होना चाहिए ना पता सर, फिर वो इसमें सारे देखो ना सेक्शंस बेटा तो सीमा, कुछ पिछली बार मेंशन मेरे नहीं है। 2 सब्जेक्ट में इसमें कुछ मार्क्स मेंशन इसलिए नहीं कट है गए। सर। सीमा सही कह रहे हो इसमें आप, कुछ मेंशन नहीं है, तो मेंशन मैंने नहीं है। आपको दोनों प्रोवाइड कर दूंगा, प्रीवियस भी और न्यू भी, दोनों कंटेंट सेम सर रहेंगे, दोनों बस एक कैसे बार करेंगे? वो दोनों ही तो सेक्शन करूंगा दोनों बेटा। कैसे लर्न करेंगे तो सर? प्रोबेशन 1958 तो प्रोवाइड है ही नोट्स में। हाँ जी, जूनियर वो तो जस्टिस ठीक है। 2000 देखूंगा, मैं देखूंगा, मिल हाँ गया जी तो सर, ये प्रोवाइड कर दूंगा। कंफर्म कर, ये हाँ यूनिवर्सिटी ये, से कंफर्म करके बताइएगा सर, क्योंकि मैंने नीतू मैम से भी पूछा था ना, तो उन्होंने हम्म, कहा कि वो लव सर बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, मैं वो ठीक है सीमा, मैं पूछ के बताता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन एक है सर हफ्ते। मेरा हाँ सबसे, बेटा मतलब मनीष बोलो आप। आपसे भी देवेंद्र जी से, कि जैसे हमारा ये 1 जुलाई से बीएनएसएस आ रहा है, तो इसको कैसे अभी प्रोसीडिंग्स होया करेंगी इसमें? मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी हम जैसे हम तो एग्जाम देंगे पुराने वाले टॉपिक पे, ठीक है, पुराने वाले जो हम्म ओल्ड चलता आ रहा है, क्योंकि हमारा तब, क्योंकि ये तब तक एनफोर्स नहीं हुआ, अभी 1 जुलाई से हो रहा है ना सर ये। सही है। तो तो जो हमारे केसेस होंगे, एक जनरल क्वेश्चन है, जस्ट एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी के बता रहा हूँ, हम्म, कि हमारे जो पुराने केस चल रहे होंगे तो पुराने से ही चलेंगे सर, यानी कि आईपीसी एविडेंस और सीआरपीसी सीपीसी से। जो नए आएंगे, जो जिसने कोई क्राइम किया होगा जब, या कोई इंसिडेंट हो रहे होंगे, वो 1 जुलाई के बाद होंगे, तो हम वो फर्स्ट वो बीएनएसएस के अगेंस्ट कंसीडर होंगे। ये मेरा सही है, जजमेंट है? अरे देखो ना, खाली सेक्शन का ऊपर नीचे होगा, मैटर तो सारे वही रहेंगे। ठीक करेक्ट है, है। आ, आपने किसी का खून किया जो है तो जुलाई से आपको, पहले वाले है ना, मैंने पढ़ा था इसके बारे में हाँ कि जो जी। हाँ वो जुलाई जुलाई से के बाद पहले होंगे वो वो उसी पिछले हिसाब वाले से चलेंगे। सीआरपीसी में ही होंगे, अच्छा, हाँ और वो जो जुलाई के बाद एनफोर्समेंट होने के बाद होंगे तो वो न्यू वाले के अकॉर्डिंग यानी कि होंगे। आप ये कहना चाह रहे हो जो केस चल रहे होंगे, हम वो उसी से ही फॉलो किया जाएगा, वो हाँ पुराने जी, से, और जो 1 जुलाई से बिल्कुल कुछ भी होंगे वो नए में, वो नए के हाँ अकॉर्डिंग, जी, जो देवेंद्र जी बता बिल्कुल। रहे हैं कि सेक्शन के काउंट होंगे, चीजें तो वही रहेंगी। जुलाई के बाद भी वो पिछले से ही होंगे, अगर वो जुलाई से पहले वो केस स्टार्ट हो गया है तो। हाँ हाँ, मैं और सपोज जिससे कहा एग्जांपल कह गया। रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 30 जून तक किसी ने कोई क्राइम किया होगा तो वो ओल्ड हमारे से प्रणाली से हो गया, या राइट, एग्जैक्टली। और 1 जुलाई से जो अच्छा आ रहे अभी बेटा हैं। देखो, एक मिनट। सीआरपीसी में ना, सीआरपीसी में 484 केसेस सेक्शंस थे। अभी जो हाँ, नया नया वाला जो आया है सीआरपीसी, उसमें 533 हो गए हैं। बढ़ा दिए ठीक अब है, और काम तो कम लेकिन कराने लेकिन चाहिए। चीजें, हाँ लेकिन चीजें वही है। अभी आप, मैं देख रहा हूँ, मैं बेयर एक्ट खोला हुआ हूँ, जैसे 478 है, पावर टू अल्टर फंक्शन अलॉटमेंट टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स इन सर्टेन केसेस। ये सेम चीज उसके सामने 526 में उसमें सेक्शन में है, वो नए अच्छा वाले सर, में एक 2003 और में। क्वेश्चन है, जो हम केस हम्म। को एज ए एडवोकेट या हम चीजों को देखेंगे, तो हमारे रेलेवेंट चीजें तो 1 जुलाई से जो इम्प्लीमेंट हुए होंगे हम उनको फॉलो करेंगे। इज दैट राइट और नो? अरे सारे चीज मैटर वही है, सेक्शन खाली चेंज करना होगा ऊपर नीचे, हाँ, है मैं ना, मैं और वो मान भी गया। मुश्किल नहीं। आप बेयर एक्ट देखोगे ना, तो बेयर एक्ट में सारे सेक्शन जो 2000 1973 में जो है, उसके सामने लिखा है 2023 तक कौन सा सेक्शन है। बेयर एक्ट में खोल के आप देखोगे तो सामने लिखा हुआ है। तो बेसिकली 475 हमारे आज को की तारीख दोनों में को रन थ्रू करना 523 हो गया पड़ेगा, है। आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, दोनों को, दोनों बेयर एक्ट को रन थ्रू करना पड़ेगा, पुराने को भी नहीं नए को दोनों भी। ने एक ही बेयर एक्ट में दिया हुआ, सुनिए ना आप, दोनों एक ही बेयर एक्ट में दिया हुआ, मैटर सेम रहेगा।
ओके ओके मैटर सेम रहेगा, हेडिंग सेम है, सब्जेक्ट सेम है, बस एक्ट का जो सेक्शन का नंबर है वो चेंज हुआ और कुछ नहीं चेंज हुआ। अच्छा देवेंद्र, वॉइस आ रही है बेटा? एक बार बस लगी लास्ट सर। रह हाँ सर, गया, आ रही है, लास्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ आ रही है। स्टैच्यूज। हाँ बेटा, ये मैं स्टार्ट कराऊं, ये आपको सही लग रहा है कि कोई और पीडीएफ? क्योंकि यार इंटरप्रिटेशन और लीगल थ्योरी थोड़ा एडवांस है यार, उसको मैं ढूंढता हूँ और अच्छे मिलेंगे तो इससे तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, कोई और मेरे को मिला तो उससे भी पढ़ा दूंगा। ठीक है देवेंद्र? तो लव सर एक बात बताओ, आप ठीक है। नेक्स्ट टाइम हाँ ये कहना चाह रहे हो कि जो रिमेनिंग रह गया है सीआरपीसी का वो कराओगे और एक नया हाँ टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हो, हाँ ये हाँ सही बात है? बेटा, ओके, सही बात है अंडरस्टैंड। बेटा। ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि अभी ये आपके कितना पड़ा है 3 सर? बुकें पेंडिंग है। ये 3 कितना बुकें में पड़ा है सर? मनीष, ये हाँ जी। थोड़ा सा है जी, 23 पेजेस का है। अच्छा, ये मतलब तो फिर 2 दिन दो में दो कंप्लीट हाँ करा 2 दिन देंगे। में हो जाएगा ये तो। राइट, ठीक हाँ है। हो जाएगा आराम से। तो मेरी बात को सुनना आप, जो बेसिकली आपका सिलेबस में रह गया है वो क्या क्या रह गया? एक लीगल थ्योरी रह गई है, एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज रह गया, और एक लास्ट का टैक्सेशन लॉ है। तो आप मुझे बेटा नेक्स्ट क्लास में हम इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर देंगे। तो मान के चलो आप, जुलाई का जो मंथ है वो पूरा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट चलेगा। तो उसमें मुझे बता देना टैक्सेशन लॉ कराना है आपको, इंटरनेशनल बिजनेस लॉ कराना है कि क्या कराना है। मेरा मन सर टैक्सेशन लॉ, आईटी वाला नहीं है सर, एक आईटी का भी तो है सर, वही इनकम टैक्स वाला टैक्सेशन सर। लॉ बेटा, हाँ टैक्सेशन लॉ, सर। इनकम टैक्स लॉ। अच्छा हाँ, तो आईटी वाला ज्यादा। वही है, बताओ आप। बिल्कुल सर, आप ये जो दिखा रहे हो ना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज, ये करा हाँ लेते हैं। ये फ्रेश माइंड से एक बारी, एक ना एक कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए मेरे को ऐसा लगता है, एक हायर, एक जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है और एक थोड़ा हम्म। लाइटर, ताकि ना आपको माइंड को रिलैक्स हो जाता है, आपको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता हाँ बेटा, इसी के लिए मैं इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूज कराऊंगा। ठीक है, फिर आज की क्लास इतना रखें हम बेटा। है। बिल्कुल सर, ठीक है सर। ठीक हाँ है ना सर। मनीष, नेक्स्ट क्लास से आना है, कंटिन्यू रहना है यार, आप बच्चे बहुत एब्सेंट होते हो। ठीक है सर, मैं आया हूँ। बिल्कुल। ठीक है, ठीक तो है जी। आप जा सकते बाय। हो सब। थैंक यू बाय बाय सर। बेटा सर। सब। बाय बाय। बाय। जा सकते हो सीमा आप, क्लास एंड है आपकी। थैंक यू सर। ठीक है बेटा।